फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में फ़र्क है क्या? तो जब एक इंसान ये 6 कंपोनेंट्स को अचीव करता है या इम्प्रूव करता है, दैट इज व्हेन वो रियल लाइफ में भी ट्रू सेंस में फिट है। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लड़कियों को लगता है कि हम एक्सट्रीम वेट लिफ्टिंग करेंगे, हैवी बिल्डिंग का ट्रेनिंग करेंगे तो हम मैस्कुलिन हो जाएंगे या मैनली हो जाएंगे, विच इज़ नॉट ट्रू। और हम लोग भी इन्हीं को देख के मतलब जब ऋतिक रोशन वॉर मूवी में जब वो चलता हुआ आ रहा होता है तो वो एक इंस्पिरेशन देता है। पर ये लोग वाक़ई में हेल्दी होते हैं? ऑडियंस के साथ मैं बहुत सच बोलना चाहूँगा, हाँ। आप एक्टर से इंस्पिरेशन मत लो। क्या इंडियन फूड वाक़ई में इतना अनहेल्दी है कि हम लोगों की बॉडीज़ काम ही नहीं कर रही हैं, या क्या सीन है इंडियन फूड का? आज हमारे साथ है अंकुश भास्कर। अंकुश इज़ अ सेलिब्रिटी फिटनेस कोच, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपर्ट एंड अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट। तो बात करेंगे आज अंकुश भाई से। बहुत मज़ा आने वाला है, देखते रहना, पूरा एपिसोड ज़रूर देखना। एकदम हेल्दी होकर निकलोगे अगर पूरा एपिसोड देख लोगे तो। अंकुश भाई कैसे हैं? हाय हाय, आई एम वेरी गुड। वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। मैं हूं तरुण शर्मा, आप हैं अंकुश। थैंक यू सो मच तरुण, थैंक यू सो मच। तो अंकुश भाई शुरू करते हैं। यस यस शुरू यस, से, बिल्कुल। बिल्कुल शुरू से। आप मुझे स्टार्ट से बताओ कि आपकी फिटनेस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सो वी हैव टू गो बैक लाइक 10 ईयर्स। 2012-13 में तो मैं दिल्ली में ही रहता था। आई वाज इनटू ऑफिस फर्नीचर एंड शुरू से ही ना आई वाज स्किनी गाय या लीन कह सकते हो नेचुरली। तो शुरू से एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहने की आदत थी। स्कूल में भी ऑलवेज पार्ट ऑफ ग्रुप और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो बट आई स्टार्टेड बिजनेस एट एन अर्ली एज। तो वो होता है ना कि बिजनेस शुरू कर लिया, नाउ यू हैव मनी, आप अर्ली एज में काम में लग जाते हो, बट देन व्हेन यू अर्न मनी यू वांट टू एंजॉय एज वेल, कि बस अब मैं बाकियों की तरह मैं भी इंजॉय करूँ। सो आई समवेयर रियलाइज कि फन तो हो रहा है बट कुछ तो गड़बड़ है, लोग पलट के नहीं देख रहे, मॉल में घूम रहे हो कोई पलट के नहीं देखता। मैंने वो सुल्तान वाला सीन है ना जिसमें सलमान खान आता है मिरर के आगे ऐसे करके देखता है, तो सेम थिंग हैपेंड विद मी। अच्छा। मैं नहा के आया और टॉवल सामने मिरर लगा, मैंने देखा एंड आई रियलाइज्ड कि जो इंसान हमेशा से लीन और एथलेटिक लुक था नेचुरली, वो आज 20 केजीज गेन कर चुका है। और कोई पलट के क्यों देखेगा? अब वो मैं खुद ही नहीं देखना चाहूँगा पलट के तो कोई और क्यों देखेगा? करेक्ट, दैट वाज मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। और मैंने फर्स्ट टाइम सीरियसली जिम को और न्यूट्रिशन एडवाइसेस को फॉलो करा, अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन करी, वेट लॉस करा। वो वेट लॉस करते की जर्नी में फिटनेस के साथ इतना लगाव हो गया, वो रूटीन के साथ, कि वो फिर कंटिन्यू ही होता रहा। वहीं से फिर फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप हुई। अच्छा। वो भी मतलब शौक शौक में, कि दोस्त जो ग्रुप वाले थे, जिम वाले थे, उन्होंने कहा अरे करो, आप अच्छी परफॉर्म करते हो, आपकी फिजिक अच्छी है। मैंने कहा ठीक है, 4-5 दोस्तों की ना ग्रुप आउटिंग हो जाएगी, चंडीगढ़ चले भी जाएंगे, कंपटीशन खेल लेते हैं। बट कहीं ना कहीं इंटेंशन वाज ऑलवेज टू प्रिपेयर वेल। किसी भी चीज़ को करो तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो, दैट्स माय नेचर। तो तैयारी अच्छे से की बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि हम स्टेज पे जीतेंगे। चढ़ गए। हाँ, जीते नहीं जीते उससे कोई मतलब ही नहीं था, बस स्टेज पे चढ़ गए और लकीली सिल्वर मेडल जीत गए। वहां से फिर हुआ कि अरे भाई साहब ये तो जीत गए। एक कीड़ा लग गया। हाँ, चस्का लग गया कह सकते हो। और मजा आया कि आप जब इतनी मेहनत करते हो और कुछ रिवॉर्ड मिलता है रिवॉर्ड तो मिलता है। इट गिव्स यू बूस्ट। बट उससे ज़्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई वापस आके, क्योंकि एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स। इंफॉर्मेशन और हेल्प, कि यार मुझे एक्सरसाइज के बारे में कुछ बताओ, मुझे डाइट के बारे में बताओ, और मुझे कुछ नहीं पता था। तो वो तब खुद को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई यार, कि अब आपको अवार्ड मिल गया है, आप जीत गए हो, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ अब लोग आपको एक अथॉरिटी की तरह देखने लगे। तो डिस्पाइट बीइंग इनटू फर्नीचर बिजनेस, आई परस्यूड माय फर्स्ट फॉर्मल एजुकेशन इन फिटनेस, अच्छा। जस्ट टू एंश्योर कि कोई मेरे से पूछे तो मैं एटलीस्ट उन्हें एक साइंस बेस्ड जवाब दे सकूं। मैं किसी को बस ऐसे ही तुक्के में कुछ भी ना बोल दूं, ये वाला प्रोटीन ले लो, ब्रो ज्ञान ना दूं, मैं एक वैलिड आंसर दे सकूं। वहां से मेरी एक प्रोफेशनल फिटनेस जर्नी शुरू हुई। जैसे जिम्स आपने देखे हैं आजकल इंडिया में चल रहे हैं अच्छे खासे। 1 जनवरी को तो बहुत भीड़ होती है क्योंकि वो सब लोग नए नए लड़के आते हैं, वो कहते हैं यार अब आज से हमें बॉडी बनानी है, लेकिन एक वीक बाद एकदम शांति आती है, कोई नहीं होता, वही 1-2 लोग जो रेगुलर वाले होते हो। एक बात बताओ, इसको हम लोग लाइफस्टाइल में कैसे लेके आएँ? बिकॉज़ एक चीज़ ना, एक कमिटमेंट नहीं कर पाते हैं लोग कि हम लोग पूरे टाइम वर्कआउट करेंगे, हम जिम आएँगे, हर रोज़ जिम आएँगे। वो कैसे एक लाइफस्टाइल कैसे बनाया जाए? एक ना कोट है, कॉमन, बहुत कॉमन कोट है, योर बॉडी इज द ओनली प्लेस वेयर यू लिव इन, प्लीज टेक केयर ऑफ इट। अब वो कोट सुना तो बहुत लोगों ने है। या एक और कोट है बहुत कॉमन, फिटनेस इज नॉट अ हॉबी, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो ये लोग
कोट्स बहुत फेमस हैं, लोग सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, बट उसका मीनिंग नहीं समझते। प्रॉब्लम यहाँ आती है, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को मिक्स कर दिया जाता है। हाँ। चाहे आप एक नॉर्मल इंसान की सोच समझ लो, चाहे आप जिस जिम में जा रहे हो ज़्यादातर कोचेस का माइंडसेट और मेंटालिटी समझ लो, चाहे आप सोशल मीडिया पे कंटेंट देख लो, जब भी फिटनेस की बात होती है ना, तो वो बॉडी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स और उस तरह की स्ट्रैटेजीज और फिलॉसफी सामने आती हैं। तो जनवरी में भीड़ हो जाती है कि सबको लगता है कि हाँ यार मुझे फिट होना है, लेकिन जब वो जिम जाते हैं तो उनके ऊपर वही बॉडी बिल्डिंग प्रैक्टिसेस की 6 दिन जिम आना है, मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, फिर बाइसेप, फिर शोल्डर, एक 6 दिन का रूटीन बन गया। और क्योंकि लोगों के माइंड में यही बैठा है कि 6 दिन नहीं जा पा रहे, अगर आप 3 दिन जा पा रहे हो, 4 दिन जा पा रहे हो, तो वो ना गिल्ट ट्रिप में आने लगता है, अरे मैं 2 दिन नहीं जा पाया, 6 की जगह 4 गया, मैं 6 की जगह 3 गया। तो वो जब कंसिस्टेंटली वैसा होने लगता है, फिर कहता है छोड़ यार 6 तो हो ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि एक वो ना गोल्ड स्टैंडर्ड माइंड में बैठा हुआ है कि 6 दिन जाके जिम में जाके फिट होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जनवरी में तो भीड़ हो जाती है, बट फरवरी मार्च आते आते। अच्छा, जैसे अभी ना आपने बीच में जब बोला था कि जब हम लोग जिम जाते फिट होने के लिए, लेकिन वहाँ पे जो ट्रेनर्स होते हैं ना, वो आपको बॉडी बिल्डर बनाने में लग जाते हैं। तो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में फ़र्क है क्या? बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, ठीक है? जो उसको परस्यू कर रहे हैं वो उसका ब्रेड एंड बटर है। या फॉर दैट मैटर अगर एक एक्टर भी एक डिजायर्ड फिजिक अचीव करना चाह रहा है, वो उसका ब्रेड एंड बटर है, उससे खाना मिलना है, राइट? वो उसकी कमाई है, वो एक प्रोफेशन है। फिटनेस एक इंसान का हक है, अधिकार है उसे फिट और हेल्दी होना, राइट? अगर मैं फिटनेस को बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहूँ हमारी ऑडियंस को, जो मैं चाहता हूँ कि समझे लोग, क्योंकि वो बहुत बड़ा आपका टैगलाइन भी है, फिटनेस सिंप्लीफाइड। तो फिटनेस का ट्रू मीनिंग क्या है? अगर हम बाय साइंस चलते हैं, फिटनेस के 6 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है मसल स्ट्रेंथ, यानी आपके मसल में कितनी ताकत है। अब लोग कहते हैं ताकत हमें क्या करनी है, हमें कौन सा लड़ाई करना है, बट पॉइंट इज अभी आप सोफे पे उठेंगे, से जब खड़े होंगे, आपकी कोर, आपके लेग्स मसल की स्ट्रेंथ यूज होगी आपको उठाने के लिए, राइट? जब इंसान बूढ़ा हो जाता है और वो स्लो हो जाता है, वो क्या है? मसल की स्ट्रेंथ ही तो चलेगी ना, जो वो उठ नहीं पा रहा है या स्पाइन झुक गई है। Then comes muscle endurance, यानी your ability of your muscles to perform a single movement for repeated time. For example, आप यहाँ बैठे हो, अभी आप 2 घंटे के लिए बैठे हो, लोग ड्राइव करते हैं 2-2 घंटे के लिए ऑफिस जाने के लिए, यहाँ से गुड़गांव, पूरे दिन ऑफिस चेयर पे बैठते हैं, तो उसकी स्पाइन उस एक पोस्चर में कॉन्स्टेंटली है, वो उस मसल की एंड्योरेंस है कि वो एक पोस्चर में मूव कर रहा है। या फॉर दैट मैटर पेरेंट्स अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं, उठाने के लिए स्ट्रेंथ लगी, लेकिन उसे उठा के 3 घंटे मॉल में घूमना इज द एंड्योरेंस ऑफ दिस मसल, जो उसे होल्ड करके कॉन्स्टेंटली एक ही मोशन में यूज हो रहा है, एक ही मूवमेंट में यूज हो रहा है। सो सेकेंड कॉम्पोनेंट इज मसल एंड्योरेंस। देन कम्स कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, हार्ट हेल्थ, आपकी हार्ट लंग्स की परफॉर्मेंस, टू कीप इट शॉर्ट। देन कम्स ब्रेन फंक्शन, कि आपके रिस्पॉन्सेस कैसे हैं, रिफ्लेक्सेस कैसा है, बैलेंस कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है। एंड देन कम्स बॉडी कॉम्पोजिशन, यानी आपकी बॉडी बनी किस चीज़ की है, कितना बोन है, बोन वेट कैसा है, मसल परसेंटेज क्या है, फैट परसेंटेज क्या है। तो जब ये सब अप्रोप्रिएट परसेंटेजेस में है बॉडी में, दैट्स व्हेन यू अचीव अ गुड बॉडी कॉम्पोजिशन। तो जब आप ये 5 एस्पेक्ट एंड या लास्ट फ्लेक्सिबिलिटी, लास्ट होता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि आपकी बॉडी स्टिफ नहीं है, आप इजीली मूव अराउंड कर सकते हो, झुक कर सकते हो, आपकी झुक सकते हो, या बेसिक मूवमेंट्स में आप स्टिफ नहीं फील करते। तो जब एक इंसान ये 6 कंपोनेंट्स को अचीव करता है या इम्प्रूव करता है, दैट इज व्हेन वो रियल लाइफ में भी ट्रू सेंस में फिट है। तो एक बात बताओ आप मुझे, जैसे अभी आपने बोला कि उसका तो ब्रेड एंड बटर है, वो तो कर लेगा 4 दिन, 3 दिन भी कर लेगा, बॉडी बिल्डर है वो 6 दिन भी कर लेगा, करेक्ट। बट आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मुझे 10 घंटे जॉब करनी है, राइट। मुझे 2-3 घंटे आने जाने में लगेगा, तो मेरे लिए आप क्या सजेस्ट करते हो कि आप क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मतलब एज अ पर्सनल लेवल पे अगर मैं पूछूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता दिन में वर्कआउट करने का, या क्योंकि मुझे सुबह जल्दी आना है, शाम को लेट पहुँचना है, करियर का वो चल रहा है, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी आपके पास कोई स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं? सो माय प्रोग्राम टोटल बॉडी रीसेट इज स्पेशली डिजाइंड फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। मैं 10 साल से मुंबई में वर्किंग प्रोफेशनल्स को और ऑल ओवर इंडिया वर्किंग प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर रहा हूँ। तो हाफ ऑफ माय क्लाइंट्स आर इनटू एक्टिंग मॉडलिंग, रिमेनिंग हाफ आर बिजी प्रोफेशनल्स। तो मैंने उनको ट्रेन कर करके धीरे धीरे, देखो मैं भी वहीं से शुरू हुआ था 5 से 6 दिन वाली फिलॉसफी पे, जब हमने इंट्रोड्यूस किया था, पढ़े थे,
फिर ये तो पर्सनल एक्सपोजर से समझ आया कि यार लाइफ में चैलेंज क्या है, लोग फिट क्यों नहीं हो रहे, हाँ। इतना मुश्किल क्यों हो रहा है फिट होना। तो जैसे मैंने आपको बताया जनवरी में भीड़ क्यों होती है, कम क्यों होती है, तो वही रीज़न है। तो उसी को समझते हुए मैंने फाइनली प्रोग्राम निकाला। अब जैसे मुंबई जैसा शहर है, बहुत हेक्टिक है, लाइफ इज़ वेरी फास्ट एंड बिजी, कम्यूट कर रहे हैं उसी में टाइम निकल रहा है, टाइम नहीं है। एंड लाइक यू मेंशन 10 घंटे आप काम कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है। तो अगेन फिटनेस डजंट मीन यू हैव टू गो टू जिम। हाँ, ये लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भाई जिम जाऊंगा तो ही फिट तो ही है, होगा, तो 6 दिन जाऊंगा तो ही फिट होऊंगा, जिम जाऊंगा तो ही तो ही फिट फिट होगा, नहीं। होऊंगा। आप वो 6 जो कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस बताए हैं हम्म। उस पे आप घर पे भी काम कर सकते हैं। तो हाँ। लगता है घर पे क्या होगा, पुशअप ही होता है, एक हाँ। स्क्वाट होता है, जंपिंग जाओ, 2-4 एक्सरसाइज है। ऐसा नहीं है, अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज है। आप एक एक मसल को टारगेट कर सकते हैं, आप अपनी बोन हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, जॉइंट हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, मस्कुलर स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर, आप सारे कंपोनेंट ऑफ फिटनेस पे आप घर पे वर्कआउट करके इंप्रूव कर सकते हैं। और यही मैं कराता हूँ। और इनफैक्ट मैंने जो नोटिस करा है मेरी ऑब्जर्वेशन में, 3-4 महीने के टाइम देने के बाद आपकी परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव हो जाती है कि आप एक इफेक्टिव वर्कआउट, अगर इफेक्टिव मतलब पसीना आ जाए, आपकी सांस फूल जाए, यही लोग समझते हैं, मतलब हाँ। उस डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, या 500-400 कैलोरी एक वर्कआउट में बर्न हो जाए, तो 30-40 मिनट्स के अंदर वर्कआउट क्लोज हो जाता है, क्योंकि आप वो स्किल सीख लेते हो, प्लस आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। तो प्रैक्टिकली अब आपको हफ्ते में सिर्फ 2.5 घंटा देना पड़ रहा है, 45 मिनट्स पर डे फॉर 3 days in a week एंड यू आर गुड टू गो। गुड टू गो। आपकी फिजिकल अपीयरेंस यानी बॉडी कॉम्पोजिशन भी अचीव होगी और बाकी 5 कंपोनेंट भी इंप्रूव हो गए। डज इट ऑल्सो इम्प्रूव योर सेक्स ड्राइव एज वेल? बिकॉज अभी स्ट्रेस इतना है ना यंग प्रोफेशनल्स में, तो इतना स्ट्रेस, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि सेक्स ड्राइव एकदम जीरो हो गया। डज इट इम्प्रूव दैट एज वेल? Yes, it does. Exercise और एक अच्छा न्यूट्रिशन, आई विल से बोथ ऑफ दीज थिंग्स कम टुगेदर व्हेन इट कम्स टू इम्प्रूविंग योर हेल्थ। तो जो कंपोनेंट ऑफ फिटनेस के बारे में बात की है, अकेले एक्सरसाइज का रोल नहीं होता है, दोनों कलेक्टिवली काम करते हैं। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्स ड्राइव, सो टुडेज लाइफस्टाइल इज लाइक दैट कि इतना हेक्टिक हो गया है। तो क्या है, सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है कि सेक्स ड्राइव लो क्यों हो रही है? हाँ। उसका पहला रीज़न हो जाता है स्ट्रेस, राइट। स्ट्रेस जैसे ही हमारे को होता है, और स्ट्रेस को ना ज़्यादातर लोग समझते हैं कि हम मेंटल स्ट्रेस, प्रिसाइजली स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस इकलौता नहीं होता है। आप बॉडी को बहुत तरह से स्ट्रेस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप धूप में निकले, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी लग रही है, आपकी बॉडी के लिए वो स्ट्रेसफुल है। आपकी अच्छा। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री है, अगर आप उसे ओवर हीट को एक्सपोज कर रहे हो, वो एक टेम्पररी स्ट्रेस में आ रही है। ओके। आप स्मोक कर रहे हो, दैट इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, टॉक्सिक है। आपने अपनी बॉडी में कुछ टॉक्सिक डाला, आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ गई। जो हम मेंटल स्ट्रेस समझते हैं ना, पैनिक हो जाता है ना जो हमें, हाँ। वैसे बॉडी हमारी बहुत सारी चीजें, आपने जंक फूड खाया, बॉडी स्ट्रेस में आ गई, क्योंकि आपने उसे इतना गंदा खाना दिया है, इतना फैटी फूड दे दिया है, हाँ। उसे प्रोसेस करने में स्ट्रेस हो जाएगा। तो हम अपनी बॉडी को मल्टीपल तरह से स्ट्रेस दे रहे हैं। जो मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा सा ग्लोरीफाइड है। एक्चुअली स्ट्रेस सुनते ही सबके माइंड में मेंटल, एक्चुअली उसको मेंटल स्ट्रेस बोलना चाहिए, बट वो हम अपनी बॉडी को एकदम मल्टीपल तरीके से स्ट्रेस दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि न्यूट्रिशन कंजम्पशन अच्छा नहीं है, फूड क्वालिटी नहीं है। हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए एक रॉ मटेरियल लगता है, बिल्कुल राइट। हमारा रॉ मटेरियल क्या है? फूड। फूड। तो जब हम सही क्वांटिटी में सही तरह का न्यूट्रिएंट बॉडी में कंज्यूम करेंगे, तभी तो सही हार्मोन प्रोड्यूस होंगे। बिल्कुल। बॉडी इज लैकिंग द रॉ मटेरियल बिकॉज हमारा फूड टाइप जो है या क्वालिटी ऑफ फूड जो है उतना ऑप्टिमम नहीं है, जिसकी वजह से वो लैक ऑफ रॉ मटेरियल होने की वजह से नेचुरल हार्मोन प्रोडक्शन लो हो जाता है। प्लस हमने ऊपर से सोने से सुहागा क्या कर दिया? स्ट्रेस बढ़ा दिया। वो भी कौन सा? मेंटल नहीं, बाकी सारे तरीके का भी, टॉक्सिक फूड खा लिया, अल्कोहल कंजम्पशन, वर्कलोड, बहुत तरह की चीज़ें। तो ये एक ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है। व्हेन यू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज ना बॉडी में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, कह सकते हैं, जिससे एक तो आपका स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस से जो हार्मोन रिलीज होता है उसे कहते हैं कॉर्टिसोल, वो हार्मोन को सप्रेस करता है। तो जैसे ही द मोमेंट यू एक्सरसाइज, आपको अच्छा क्यों लगता है? आपकी बॉडी में चाहे स्ट्रेस था या नहीं था, वो कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो जाएगा। एंड देन कम्स द गुड हार्मोन्स लाइक एंडोर्फिन्स, लाइक हैप्पी हार्मोन्स। तो वो अच्छे हार्मोन आपके रिलीज होते हैं। तो वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट एक्सरसाइज ने क्रिएट किया। बहुत नेचुरल होता है जब कोई लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, चाहे वो पूरी तरह से डाइट फॉलो ना करें,
कोई डिसिप्लिन, बट कहीं ना कहीं उनका एक हेल्दी ईटिंग की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ जाता है कि यार इतना वर्कआउट किया है, अब गंदा खा के खराब नहीं करना हाँ, चाहिए उसको। है ना, तो वो एक नेचुरल इंक्लिनेशन आ जाता है कि हाँ यार कुछ तो अच्छा करूंगा, चाहे 70% ही करूँ पर करूंगा, हाँ मैं वीकेंड पे गन खा लूंगा। तो कंपैरेटिवली जो इंसान फिजिकल एक्टिविटी में, एक्सरसाइज में एंगेज नहीं है, उसके कंपैरिजन में जो एंगेज्ड है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो साइकोलॉजिकली ज्यादा बेटर फूड चॉइसेस ले लेता है, इररिस्पेक्टिव कि वो चीट करता है या गलत खाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो यानी आपकी फूड क्वालिटी इंप्रूव हो गई। एक्सरसाइज की वजह से अगेन जो अंदर हार्मोनल एनवायरनमेंट चेंज होता है, it helps improve quality of sleep as well, हाँ and that is the time when majority of your hormones are being produced in the being body, produced। वहीं पे रिकवरी हो रही है। अच्छा, स्ट्रेस का एक और एग्जांपल, आपकी नींद अच्छी नहीं हो रही, वो भी आपकी बॉडी के लिए स्ट्रेसफुल है, वो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। वो भी स्ट्रेसफुल है। तो अगेन मेंटल स्ट्रेस नहीं, ये ऐसे भी स्ट्रेस दे रहे हैं, मतलब हम कितनी तरह से बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं हमें अंदाजा भी नहीं है। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, आप अच्छी फूड हैबिट्स की तरफ जा रहे हो, आपको रॉ मटेरियल मिल गया, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो गई, तो आपको स्ट्रेस कम होगा और हार्मोन प्रोडक्शन बेटर हो जाएगी, तो सेक्स ड्राइव इंप्रूव हो जाती है। देन हाउ इम्पोर्टेंट इज स्लीप, लाइक कितने घंटे वैसे सोना चाहिए इंसान को? क्योंकि कोई कहता है 8 घंटे सो, कोई कह रहा है 7 घंटे सो, कोई कहता है कि यार जितनी देर में तुम्हारी बॉडी रिलैक्स हो जाए उतनी देर सो लो। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब 6 to 8 आवर्स एक टेंटेटिव फिगर है। एक चीज़ होती है कार्केडियन साइकिल लिविंग बींग्स के अंदर। उसको एग्जांपल देने के लिए कहूँगा कि ह्यूमंस की कार्केडियन साइकिल जो है वो सन के साथ चलती है, यानी जब सन राइज होता है तो हम उठते हैं, सनसेट होता है तो हमें सोना चाहिए, राइट। आउल की उल्टी है, वो रात को जागता है, दिन में सोता है। राइट। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि कार्केडियन साइकिल होती क्या है। तो हम जो है ना सन के साथ चलते हैं, दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है थोड़ी स्टडी करके, ये कहना ठीक नहीं होगा कि 8 घंटे सोना ही सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए। हर किसी की अपनी स्लीप क्वांटिटी की एक डेफिनेशन होती है। आप जितना अपनी बॉडी को ज़्यादा अच्छे से जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार मेरे को 6 घंटा इज इनफ, या मुझे तो 8 घंटे लगता ही लगता है। आप कंपेयर मत करिए कि वो तो यार 5 बजे उठ जाता है और वो तो हो सकता है उसकी सर्केडियन साइकिल उल्टी है, वो अर्ली मॉर्निंग उठने वाला है। सम पीपल आर, जिद से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ह्यूमन बॉडी ऐसी है कि आप फोर्स करना चाहो 5 बजे भी उठ सकते हो, सब कर सकते हो। बस किसी के लिए वो आसान होगा बिकॉज उसकी सर्केडियन साइकिल वैसे है, और किसी के लिए वो मुश्किल होगा। बट स्लीप इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। स्लीप इज नथिंग बट रेस्ट। आपके अंदर का सिस्टम इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू 24 आवर्स फंक्शन कर रहा है। आपके ब्रेन, आपका हार्ट पंप कर रहा है, आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है, लंग्स, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो नहीं रुक रहा। तो उसको एक सर्टेन रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिटनेस के अंदर ना एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है। Okay. तो पहली चीज इज एक्सरसाइज, वेयर यू क्रिएट अ स्टिमुलस, देन यू गिव इट न्यूट्रिशन, एंड थर्ड इज स्लीप। जब तक ये 3 स्टेप प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो रहा, आपका ये 1 and 2 स्टेप इज काइंड ऑफ गोइंग फॉर अ टॉस। yes, you will get some good benefits, but still it is going for a toss because step 3 is not completed. क्योंकि वो स्ट्रेस जो हम लोग पूरा दिन में बॉडी को दे रहे हैं, वर्कआउट करना भी एक तरीके का स्ट्रेस ही है। हाँ, it's a positive stress. इट्स अ पॉजिटिव स्ट्रेस, लेकिन अनटिल अनलेस वो उसको रिकवरी नहीं मिल रही है तब तक तो वो लॉन्ग negative रन में फिर थोड़ा अफेक्ट करेगा वो बॉडी को। आप एक्सरसाइज देके पॉजिटिव स्ट्रेस दे रहे हो, बट अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे रहे या स्लीप नहीं कर रहे हो, पूरा इनफ स्लीप नहीं दे रहे हो, तो वो नेगेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट कर लिया, फिर वो अब्यूज हो जाता है, फिर आप बॉडी को अब्यूज कर रहे हो। तो अंकुश भाई एक बात बताइए, अभी हमने इतनी देर तक न्यूट्रिशन की बात करी, हाउ इम्पोर्टेंट इज न्यूट्रिशन फॉर अ फिट बॉडी? आप गाड़ी चलाते हो, बिल्कुल ठीक है, गाड़ी जब आप नहीं लाते हैं तो एकदम टिप टॉप होती है, अंदर इंजन परफॉर्मेंस सब कुछ है। उसके बाद डिपेंड करता है आप उसे ड्राइव कैसे करोगे। स्मूथ ड्राइव करते हो, रैश ड्राइव करते हो, क्या आप, अच्छा हम गाड़ी की जब बात करते हैं तो हम पेट्रोल पंप भी हमारे सेलेक्टिव होते हैं कि यार मैं वहाँ से डलवाऊंगा, उसका पेट्रोल ना मुझे लगता है अच्छा है, यू नो, हमें लगता है वहाँ का पेट्रोल अच्छा है, तो हम पेट्रोल अच्छा डलवाना चाहते हैं। हाँ, इंजन ऑयल भी अच्छा डलवाते हैं, हाँ, गियर ऑयल, क्लच ऑयल उसमें बराबर होना चाहिए, हवा बराबर होनी चाहिए। जब सब कुछ बराबर होता है और आप ड्राइव भी स्मूथली करते हो, सर्विस टाइम टू टाइम कराते हो, जब उसकी डीवाई नहीं कह रहे मैंने तो ठीक है ना चलने दो, तो बॉडी तो कार की परफॉर्मेंस कैसी रहती है? ऑप्टिमम रहती है, बेस्ट रहती है, स्मूथ चलेगी, क्लच स्मूथ है, रेस सही है, पिकअप अच्छा है, एवरेज अच्छी दे रही है। सेम इज विद ह्यूमन बॉडी। न्यूट्रिशन इज आवर फ्यूल। ओके, न्यूट्रिशन इज आवर फ्यूल। उसके अलावा हमारी बॉडी को कोई चीज़ एनर्जी दे सकता है? नहीं दे सकता, है ही नहीं। आप ठीक है कहते हो सन में लेट जाओगे क्या मिलेगा?
सनबर्न है। मिलेगा उससे तो ठीक है, हम सोलर पे वर्क नहीं करते, वी डोंट वर्क ऑन सोलर एनर्जी, राइट, ना हम बैटरी से चार्ज होते, तो हमारी एनर्जी या फ्यूल ही जो है वो फूड है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, जब हम हर तरह से पेट्रोल, इंजन ऑयल, कूलेंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो जब सब एक ऑप्टिमम अमाउंट के अंदर हम अपनी बॉडी को देते हैं, तब हमारी बॉडी बेस्ट परफॉर्मेंस पे आती है। तो ये इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिशन की ह्यूमन बॉडी में, चाहे आप एक्सरसाइज करते हो चाहे नहीं करते हो। टू हैव अ बेटर हेल्दी बॉडी, बेटर परफॉर्मिंग बॉडी, यू नीड टू फीड योर सेल्फ गुड, बिकॉज दैट इज द ओनली फ्यूल फॉर बॉडी। थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि भाई बॉडी को ना कैलोरीज चाहिए, मतलब कुछ भी खाओगे आप वो इट विल कन्वर्ट टू कैलोरीज एंड देन इट विल कन्वर्ट टू फ्यूल, जो भी शुगर होगा। राइट। तो डज कैलोरी फ्रॉम फ्रूट और कैलोरी फ्रॉम जलेबी अलग होती है? अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा भी है और थोड़ा ट्रिकी भी है। तो एवरी कैलोरी इज नॉट सेम। ओके, यू से कि इट्स नॉट सेम। राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी कार वाला एग्जांपल लिया, पेट्रोल का काम करेगा, इंजन ऑयल का काम करेगा, और कूलेंट का काम करेगा। तो सेम वे एवरी कैलोरी इज नॉट सेम। कार्बोहाइड्रेट के सर्टेन फंक्शंस है बॉडी में, आपको वो खाना है तो उसके वो फंक्शंस ही पूरेगा, वो प्रोटीन का रोल नहीं प्ले कर सकता। फैट के सर्टेन रोल्स हैं, फॉर एग्जांपल हार्मोन प्रोडक्शंस के अंदर फैट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ब्रेन फंक्शनिंग, न्यूरो ट्रांसमिशन, प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो रोल वही प्ले करेगा। तो जलेबी वर्सेस, क्या बोला आपने? जलेबी वर्सेस फ्रूट। तो एवरी कैलोरी इज नॉट सेम, इंपॉर्टेंट इज दैट यू ईट वैरायटी ऑफ कैलोरीज। हाँ, हमारी डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है वो फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप कहीं ना कहीं उसके अंडर या उसके अप्रॉक्सीमेटली क्लोज टू दैट अगर आप खाते हैं, प्लस माइनस 5-10%, देन इट 5% 10% अगर आप ऊपर नीचे खाते हैं, देन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप वो सारे एलिमेंट्स कवर कर रहे हैं, कार्ब्स भी इनफ हो, प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, फाइबर, वाइटामिन, मिनरल्स। अब इस बीच आपने जलेबी खा ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बाकी कंपोनेंट्स का पूरा ध्यान रख रहे हो। बट अगर आप सोनली जंक फूड पे या गलत तरह के फूड पे आपकी ईटिंग प्रैक्टिसेस है 70% और 30% आप बाकी नॉर्मल खा रहे हो, देन ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम, नो मैटर आप अपनी रिक्वायर्ड कैलोरी खा रहे हो। अच्छा, आप ओवर कैलोरी नहीं कंज्यूम कर रहे, आप अंडर कैलोरी कंज्यूम कर रहे हो, स्टिल इट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज क्वालिटी मतलब वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं दे रहा है जलेबी जो आपकी बॉडी को चाहिए। वो आपको वो वाला कार्बोहाइड्रेट, वो वाला फैट नहीं दे रहा जो चाहिए। हाँ, वो कुछ और फैट और कार्बोहाइड्रेट दे। मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, सम प्रोफेसर इन यूएस, आई थिंक उसने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया था। ही स्टेड ऑन जंक फूड फॉर लाइक 6 months। ठीक है, उसने बर्गर्स और ये सारे डेजर्ट और यही खा के उसने 6 महीने निकाले, बट इन दी एंड ना उसकी बॉडी वाज एज गुड एज जब वो प्रॉपर अच्छी डाइट खा रहा था, या क्योंकि उसके जितने भी जो ब्लड में जो टेस्ट उसने करवाए, जो मार्कर्स थे, दे वर ऑल परफेक्ट। तो वहाँ से मुझे ये सवाल आया कि यार क्या सिर्फ बॉडी को सिर्फ पता है कि भाई कैलोरीज है ये? नहीं, बॉडी को ये भी पता है। सी, हर फूड का ना केमिकल फॉर्मूला है, मतलब प्रोटीन, कार्ब्स, फैट जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने हुए हैं, और उनकी अपनी चेन्स होती हैं कि इसमें इतने कार्बन आइटम्स हैं, इतने हाइड्रोजन आइटम्स हैं। तो वो बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करता है अंदर क्या है। द मोमेंट यू ईट एंड swallow इट, वो अंदर एक केमिकल फॉर्मूला बनता है, वो उसको कोडिंग रीड होती है और उसके हिसाब से वो चल जाता है। वो स्टडी मैंने भी पढ़ी थी, उसका बेसिस ये था कि उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया था कि क्या कैलोरीज, अगर मैं लेट्स से मेरी डेली रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी और मैं 1600 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कैलोरीज, क्या मेरा वेट लॉस फिर भी होता है? ये उसका वो होता है। हाँ, वो होता है, क्योंकि आपकी बॉडी 2000 कैलोरीज चाहिए उसको, आप 20% डेफिसिट पे चल रहे हो। तो उन्होंने इस चीज़ का कंक्लूजन ये निकाला था कि हाँ यार, क्या मैं वेट लॉस कर सकता हूँ? बट क्या वो हेल्दी प्रैक्टिस है? नहीं, वो हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। मतलब ओवर अ लॉन्ग रन हार्मफुल होगा। आप हार्मफुल होगा ही होगा। मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ, मतलब कैलोरी डेफिसिट द ओनली वे यू लूज वेट। यस, यू कैन से दैट, है ना? पर क्या उसमें मेरा मसल लॉस भी होगा? सो अगेन कैलोरी डेफिसिट को ना लोग बहुत गलत ले जाते हैं या अब्यूज करते हैं, मैं कहूँगा। खाना कम खाना कर दो। हाँ, मतलब बहुत अब्यूज करते हैं, बहुत गलत आदत है लोगों की। या अगेन मैं लोगों को नहीं ब्लेम करूँगा, हमारी इंडस्ट्री भी कुछ गलत चीज़ें प्रमोट करती है।
जैसे कि स्टार्टिंग में भी कहा, ज़्यादातर कोचेज ही बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी वाली बातें प्रमोट करते हैं। तो कैलोरी डेफिसिट का मतलब होता है, लेट्स से आप एक सर्टेन वेट पे हैं विच इज़ नॉट आइडियल, और आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन अनहेल्दी है, यानी आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा है, मसल परसेंटेज कम है, आप 1700 1750 कैलोरीज खा रहे हो, इनफ है। उन 1700-1750 कैलोरीज में अगेन कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स पूरे होने चाहिए। हाँ। दैट्स व्हेन यू विल नॉट लूज मसल। तो ये जो फैट डाइट्स आजकल चल रही है अंकुश भाई, उनके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे कीटो है एक हाँ, तो, ठीक है, और एक और है, एक तो बिल्कुल जीरो कार्ब डाइट है, कीटो भी आई थिंक जीरो कार्ब डाइट ही हो गई। राइट। इनके बारे में ये सक्सेसफुल हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड, लाइक लाइफस्टाइल के लिए? राइट। तो फैट डाइट ऐसी हुई जो शॉर्टकट्स होते हैं हाँ। यूजुअली। कीटो एक वे ऑफ ईटिंग है, आई वुड से इट इज नॉट अ फैट डाइट, इट इज अ वे ऑफ ईटिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ वे ऑफ ईटिंग। पर कीटो कंप्लीटली एलिमिनेट्स योर कार्ब्स। हाँ, आई कम टू दैट। तो कीटो में क्या होता है बेसिकली, सी, जब हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं कि कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है, फैट्स भी है, तो हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट इतना मिलता है कि हमारा ब्रेन फंक्शन और एनर्जी जो है वो सारी उस पे चलती है। जो प्राइमरी फ्यूल होता है, कार्ब्स। जैसे पेट्रोल फटाफट बर्न होता है ना तेजी से, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट फटाफट बर्न होता है और फटाफट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ फ्यूल कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। जब हम कीटो डाइट पे आते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की स्कैर्सिटी से क्या होता है, धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट शुगर बॉडी से ख़त्म हो जाती है, बॉडी के पास फ्यूल नहीं बचा, तो वो कीटोन्स प्रोड्यूस करने शुरू करती है, और वही कीटोन्स हमारे लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाते हैं फॉर बॉडी एंड ब्रेन बोथ। ओके। फॉर फिजिकल एक्टिविटी भी और ब्रेन फंक्शनिंग के लिए भी कीटोन, विच इज़ नॉट रॉन्ग। ओके। बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली इट इज़ नॉट रॉन्ग। आप ये समझ लो कि आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती थी, अब डीजल इंजन हो गई। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और डीजल इंजन या वो एयरप्लेन फ्यूल? बिकॉज मैंने सुना है कि जो कीटो करते हैं उनमें एकदम से वंस दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कीटोन तो एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है, शूट अप हो जाते हैं। हाँ। ऐसा कहते हैं कि जो हमारी, अगर आप एंसेस्ट्रल या फिर और ओल्ड एज पे चले जाओगे जहाँ पे हम जंगल में रहा करते थे, तो हम रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स और मीट ही खाते थे, तो वो वाले मेटाबॉलिज्म पे या वो वाले सिस्टम पे चले जाते हो। तो कीटो को मैं फैट डाइट में नहीं गिनूंगा, बट जो लो कार्ब डाइट्स होती हैं, नो कार्ब डाइट्स होती हैं, या जैसे मैंने कहा राइस बंद कर दो, रोटी बंद कर दो, सब बंद कर दो, सैलड्स पे आ जाओ, सिर्फ प्रोटीन शेक पी रहे हो या उबला हुआ चिकन खा रहे हो, ये फैट डाइट्स होती हैं। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, मैं बहुत स्ट्रिक्टली मतलब आपकी ऑडियंस के थ्रू, आपके थ्रू ये मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि लोग इन चीज़ों से तो दूर ही रहें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका रीज़न ये है, सबसे पहली बात, कि आपकी विल पावर, आपकी मोटिवेशन इतना टेस्ट करेगा, तो ज़्यादातर लोग वहाँ गिव अप कर देते हैं। ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। जो थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं या बहुत बॉडी कॉन्शियस होते हैं, वो जैसे तैसे करके सब त्याग के सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, वो ये अपने रिजल्ट्स अचीव तो कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम फिर वहाँ आती है, अचीव कर लिया, अब क्या, कब तक ये कंटिन्यू कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। सूनर लेटर आप अपने नॉर्मल लाइफ पे आओगे, राइस भी खाओगे, सब करोगे, तब प्रॉब्लम क्या होगी, बाउंस बैक हो जाएगा। फिर आप ज़्यादा होता है, क्या हो गया, बाउंस बैक हो जाता है, क्योंकि बॉडी को आपने वो सूखी मिट्टी बंजर बना दिया, पानी फेंकोगे तो वो चूसेगी ना सारा, वैसा वाला सीन हो जाता है। तो फैट डाइट्स का नुकसान ये होता है, सबसे पहले तो वो ना आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है। अच्छा। जबकि हमारा गोल और इंटेंशन होती है कि मेटाबॉलिज्म बेटर हो, अप जाए, ये मेटाबॉलिज्म डाउन कर देती है। दूसरा, आपकी बॉडी में ग्रेजुअली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होने लग जाती है, बिकॉज आप बहुत लिमिटेड तरीके का फूड खाने लगते हैं, तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होने लगेगी। अब उस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से वीकनेस, मसल पेन, वो कहते हैं ना जब वेट लॉस होता है, कई बार जब इस तरह की प्रैक्टिस है, लोग कहते हैं यार बीमार लग रहा है, यू नो, वो बीमारी चेहरे पे आने लगती है, कमजोर लग रहा है, तब आप हेल्दी वेट लॉस नहीं दिखता आपका। क्यों? क्योंकि यू आर लैकिंग न्यूट्रिएंट्स, आप ड्रेन हो रहे हो न्यूट्रिएंट से, तो आप बीमार होने लगते हो, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मसल लॉस हो जाता है। एंड वी डू नॉट, ट्रस्ट मी, वी डू नॉट वांट टू लूज मसल। मसल एक नेचुरल प्रोसेस है, ऑलरेडी डिग्रेड होता है एक सर्टेन एज के बाद। आप जब 25-30 क्रॉस करते हैं तो एक 1% बहुत स्लो होता है, बट वो एक नेचुरल प्रोसेस है। अच्छा, जो हमें बुढ़ापे की तरफ ले जाता है, राइट? वो ऑलरेडी लूज हो रहा है। आप अपनी ईटिंग प्रैक्टिसेस ऐसी कर रहे हो या एक्सरसाइज प्रैक्टिसेस ऐसी कर रहे हो जिससे मसल लॉस हो जाए, तो आप तो अपने आप को और बुढ़ापे की तरफ या कमजोरी की तरफ ढकेल रहे हो। सो यू डू नॉट वांट इट। तो आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट फैट डाइट्स एंड शॉर्टकट्स। और इससे अल्टीमेटली क्या होता है, जो लोग इसको 2-3 बार रिपीट करते हैं ना, वेट लॉस फिर वेट गेन हो जाता है, वो कहीं ना कहीं ये बिलीव कर लेते हैं कि यार हम ना हेल्दी और फिट हो नहीं सकते,
या अच्छा। फिटनेस बहुत टफ है, मेंटल एक ब्लॉकेज आ जाता है, दोबारा गेन हो जाता है उनका यार। बिलीफ सिस्टम ही वही आ जाता है ना कि यार वो ये उनको ये कोई नहीं बता रहा कि भाई आप फॉलो ही चीज गलत कर रहे हो, जिसकी वजह से वो गेन होना ही होना है, एंड यू हैव बिकम पार्ट ऑफ दिस एंडलेस लूप। अब आप फंस गए हो और अब आप रिपीटेडली यही करोगे। फिर इसको मेंटेन कैसे किया जाए? जैसे कोई आया, उसने एक बार वेट लॉस कर लिया, जैसे आपने बोला कि वेट लॉस एक बार हो गया, फिर थोड़े दिन बाद उसका दोबारा शुरू कर दिया। आप ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करते हो जब आप किसी को ट्रेन कर रहे होते हो, एक बार उसका कंट्रोल में आ गया, उसका बॉडी पोस्चर वगैरह सब ठीक हो गया, तो आप उसको क्या सजेस्ट करते हो कि भाई आगे कैसे मेंटेन करेगा? मैं तो हमेशा पूरी ज़िंदगी तो तुझे ट्रेन करने वाला नहीं हूँ। करेक्ट। तो मेरा तो कहना ही ये होता है जब कोई साइन अप करता है कि मेरे साथ आप 3 महीने रहो, 6 महीने रहो, मैं आपको इतना एजुकेट कर दूंगा कि इसके बाद आपको लाइफ में किसी प्रोग्राम की जरूरत ना पड़े एक्सरसाइज डाइट की। ओके। दैट्स द होल इंटेंशन। अब वो कैसे होता है, देखिए, नथिंग इज परमानेंट ऑन दिस अर्थ, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आप पानी को फ्रीजर में डालोगे, बर्फ बन जाती है, बाहर निकालोगे मेल्ट हो जाती है। हम आज खाना खाएंगे, अभी शाम को वापस भूख लग जाएगी, टुमारो मॉर्निंग विल पूप इट आउट, सिंपल। सो नथिंग इज परमानेंट ऑन दिस अर्थ, सेम इज विद फिटनेस। अच्छा। यू कांट अचीव फिटनेस एंड फ्रीज इट कि अब मैंने अचीव कर लिया, अभी यहीं रहने वाली। वी हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क फॉर इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दिस वन थिंग। उसको एक लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। उसको आपको लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। अब लाइफस्टाइल बनाने में चैलेंज कहाँ आता है? टाइम, कि आप इतना टाइम कैसे दे पाओगे और इतनी स्ट्रिक्ट डाइट कैसे फॉलो कर पाओगे। तो उसका सॉल्यूशन वही है कि आप 3 days in a week वाला ट्रेनिंग प्रोटोकॉल फॉलो करो। 45 मिनट्स। 45 मिनट्स हो सकता है शुरू में 1 घंटा लगे, 1 घंटा 5-10 मिनट लगे। शुरू में तो मोटिवेशन भी होता है, आदमी माइंडसेट प्रिपेयर करके बैठा होता है, बट आप एक टाइम के बाद आपकी परफॉर्मेंस लेवल इतनी अप हो जाएगी कि आप 45 मिनट्स के अंदर अपना वर्कआउट करके फ्री हो जाओ। दैट्स फर्स्ट थिंग। 3 महीने में नहीं अचीव होगा तो क्या हो गया, 4 महीने में हो जाएगा, 5 महीने में हो जाएगा रिजल्ट। आप प्रोग्रेस तो कर ही रहे हो, यू आर ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस, यू आर इंप्रूविंग। ऐसा नहीं इंप्रूव नहीं हो रहे, 6 महीने में अचीव हो जाएगा। बट द बेस्ट पार्ट इज वो जो एक बार अचीव हो गया और आपने ये बाद में 30-45 मिनट्स फॉर 3 days in a week निकाल लिए, तो आप आउट ऑफ शेप नहीं जाओगे। सेम गोज विद फूड। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तो मिल गया, फूड के साथ भी ये है, आप कैलोरी डेफिसिट लिमिटेड मेंटेन करो। इतना मत कम ले जाओ कि आपको क्रेविंग्स होने लगे, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होने लगे, फिर आप अचानक किस दिन क्रेविंग के चलते चीट कर गए, और भयंकर वाली चीट कर जाते हैं लोग, ओवर ईट कर जाते हैं। तो कैलोरी डेफिसिट लिमिटेड मेंटेन करो, प्लस न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज ना हो, उसके लिए बैलेंस न्यूट्रिशन, कि लेट्स से 40-45% कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, या 50% कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, 35%, 30% प्रोटीन, 20% फैट, थोड़ा 5% प्लस माइनस आप सबको कर दो, अपने गोल, ट्रेनिंग लेवल और उसके हिसाब से आप ठीक कर सकते हो। बट पॉइंट इज आपकी बॉडी में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सब होना चाहिए। जब आप लिमिटेड कैलोरी डेफिसिट विद बैलेंस डाइट आप अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हो, आप बहुत एक्सट्रीम मेजर नहीं ले रहे कि मैंने अल्कोहल भी छोड़ दिया, मैंने जंक फूड भी बिल्कुल जीरो कर दिया, राइस रोटी भी जीरो कर दी, आपने ऐसे एक्सट्रीम मेजर नहीं लिए, तो क्या होती है, आपकी बॉडी उस ईटिंग पैटर्न को, आपके लाइफस्टाइल को अडेप्ट करती है। उसने आपके बुरे लाइफस्टाइल को भी तो अडेप्ट किया ना, बिल्कुल, तभी तो गेन होता है वेट। तो जब आप एक हेल्दी प्रैक्टिसेस ऑलमोस्ट 80% फॉलो कर रहे हो, जैसे आपने फर्स्ट 3 months ज़्यादा बेटर डिसिप्लिन दिखाया, आपने कोई चीट नहीं की, आपने ड्रिंक नहीं किया, आप जंक नहीं खा रहे हो, लेकिन 3 महीने बाद जब आपका एक सर्टेन गोल अचीव हो गया, नाउ योर बॉडी इज इन अ कंडीशन जहाँ पे आप एक बैलेंस वे में 80% अपनी फूड प्रैक्टिसेस अच्छी रखते हो, 20% वीकेंड पे एक आध बार, किसी 10 दिन में एक आध बार आपने कुछ ना कुछ खा भी लिया, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो उसका अल्टीमेट फ़ायदा क्या हुआ, आपको कुछ गिव अप नहीं करना पड़ा, आपकी सोशल लाइफ मेंटेन है। एक्सट्रीम डाइट्स के अंदर सोशल लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। यू अलाउ अल्कोहल एज वेल, मतलब आई डो नॉट वांट टू प्रमोट इट, बट यस मोस्ट ऑफ द नो, पीपल, वो तो सबको पता है कि इट्स बैड फॉर हेल्थ, बट लाइक करेक्ट, लोगों को ये होता है यार, कई लोग ऐसे वो सिर्फ इस वजह से कुछ प्रोग्राम्स नहीं करना चाहते बिकॉज उनको अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा। करेक्ट। तो मैं लाइफ का ना रियल टाइम सिनेरियो बोलता हूँ, मतलब कभी कभी हमारी ऑडियंस को लगता है कि यार ये फिटनेस में अल्कोहल के बारे में कैसे बात कर रहा हो। मैं रियल लाइफ, रियल लोगों की बात कर रहा हूँ कि रियल लाइफ में चैलेंज क्या है। जैसे मैंने कहा, लोगों को सोशल लाइफ नहीं मिस करनी। बिल्कुल। लोगों का वर्क इतना हेक्टिक हो चुका है, दे डोंट, मतलब लिटरली माय क्लाइंट्स टेल मी, यार हम कुछ वीकेंड पे मेरे को सोशलाइजिंग, अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं करूँगा मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में, यू नो। तो एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट एक्टर्स और मॉडलर, एनीवन फॉर दैट मैटर, वर्किंग प्रोफेशन, दे वांट टू गो आउट ऑन वीकेंड। हाँ, They want to eat, उनका they ये भी want होता to है ना, drink. मैं अच्छी बॉडी बना रहा हूँ तो फायदा, अगर मैं सोशलाइज ही नहीं कर रहा तो फायदा क्या है? हाँ, मतलब लोगों को लगता है मैं अकेला, कई लोगों को लगता है यार मैं तो अकेला हो गया, मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं,
कई लोगों को लगता है मेरी बिजनेस ग्रोथ रुक जाएगी बिल्कुल अगर मैं लोगों से नहीं मिलूंगा हाँ तो मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट है। तो फिर मैं उन्हें यही कहता हूँ कि हाँ यार एटलीस्ट आप एक शुरू के टाइम में अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए अगर आप मेंटल क्लैरिटी ले सकते हो कि आप डे 1 से एक बैलेंस वे में करना चाहते हो, आप नहीं गिव अप कर सकते, तो आप ये भी ध्यान रखो आपके रिजल्ट स्लो होंगे। इफ़ यू वांट अ लिटिल फास्टर रिजल्ट्स 2-3 महीने थोड़ा अवॉइड करो, मैं नहीं कह रहा बंद करो, बीच में कभी हो गया एक आध बार ओकेजनली पी लिया, बट बाद में जाके क्या होता है आपकी ना ऐसी हैबिट्स बन जाती हैं जब आप पीना बंद कर देते बेटर हेल्थ जब आप एक इम्प्रूव्ड हेल्थ अचीव करते हो ना, तो जो अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना वो आपकी प्रेफरेंसेस अपने आप चेंज करते हैं, किसी को बोलना नहीं पड़ता दारू पीनी छोड़ दे, आप अपनी बॉडी को इंजॉय करने लगते हो, उसे प्यार करने लगते हो, तो अपने आप कहोगे हाँ यार मैं ना एक काम करूंगा, विस्की ना पानी में पीऊंगा, मैं कोई वोडका नहीं पीऊंगा जो मुझे कोल्ड ड्रिंक में भी नहीं पड़े बिकॉज शुगर होती है, यू नो, दिस इज हाउ यू चेंज योर प्रेफरेंसेस। और आज की लाइफ के अंदर लाइक आई सेड एवरीबडी वांट्स टू सोशलाइज एंड लिव देयर लाइफ, तो यस मॉडरेशन में लोग करते हैं एंड स्टिल दे आर इन शेप। अगर सजेस्ट करनी पड़ जाए कि यार तू ये वाली ड्रिंक मत करियो, अगर तुझे करना ही है तो ये पी लियो, वो ज़्यादा सेफ है। तो सो व्हेन माय क्लाइंट्स आस्क मी आई यूजुअली टेल देम कि आपको हफ्ते में लेट्स से कई लोगों की आदत होती है हर ऑल्टरनेट डे, राइट, फॉर एग्जांपल किसी भी रीज़न से, तो मैं उनको ये कहता हूँ यार हर तीसरे दिन आप अगर 2 बियर पी रहे हो फॉर एग्जांपल, उसकी जगह ना एक वीकेंड पे 5 बियर पी ले, मुझे चलेगा। अच्छा, आपकी वीकली क्वांटिटी वही बैठी। हाँ आई एम जस्ट सेइंग एग्जांपल है, नो हाँ, मैं सजेस्ट लिखने वाला नहीं। तो अगर आप एक दिन बैठ के आप अपने 4 पैग लगा लो, हाँ, रादर देन वो 30 ml के 2 पैग मंडे को लगाए, 2 थर्सडे को लगाए, 2 सैटरडे को लगाए, उसकी जगह 4-5-6 पैग जी भर के एक सैटरडे को पी लो, वो ज्यादा बेटर है रादर देन ड्रिंकिंग इन स्प्लिट बट स्मॉलर क्वांटिटीज। दैट्स फर्स्ट थिंग is what I recommend to my clients. Second thing is I just tell them to shift कि like I mentioned कि आप sugary drinks so I just tell them to shift to कि भाई ऐसे आप ड्रिंक्स पियो जिनमें शुगरी ड्रिंक्स ना ऐड हो रही हो। वोडका के अंदर जैसे जूसेस होते हैं, मॉन्स्टर ऐड होता है, रेड बुल, कोल्ड ड्रिंक, आप इस तरह की अवॉइड करके आप ऐसे हार्ड लिकर या बियर कंज्यूम करो, लाइट बियर कंज्यूम करो, स्ट्रॉन्ग मत करो, या विस्की कंज्यूम करो, उसमें वाटर ले लो, तो उससे क्या होता है एटलीस्ट यू आर नॉट एडिंग शुगरी कैलोरीज टू योर मील। पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ मैं, वोडका विद वाटर इज द सेफेस्ट। हाँ मतलब वो लेकिन सबको पसंद नहीं आती वो सबको पसंद नहीं आती है। गर्ल्स प्रेफर मोस्टली वोडका, तो उनके साथ एक चैलेंज हो जाता है, तो फिर मैं कहता हूँ भाई पानी में पी सकते हो पी लो, नहीं पी सकते तो भाई एंजॉय करने जा रहे हो एंजॉय करो, बट ध्यान रखना कि अगले दिन नहीं, एक दिन में करना है जो कर लो, उसको डिवाइड मत करो। उसका रीजन है, सी जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो टॉक्सिक है बॉडी के लिए, राइट, तो जैसे आपकी बॉडी को सेंस होता है कि वो टॉक्सिक है, वो इतना टॉक्सिक नहीं है कि बॉडी उसे उल्टी करके निकाल दे। फॉर एग्जांपल कोई फिनाइल कंज्यूम करेगा, वो इतनी टॉक्सिक है कि बॉडी उल्टी कर देगी, और अगर वो सही टाइम पे नहीं हुआ तो डेथ हो सकती है। अल्कोहल उस केस में उतनी टॉक्सिक नहीं है, तो इसलिए ना बॉडी उसे उल्टी नहीं करती, रहने देती है। उल्टी तब करती है जब ओवर हो जाता है, राइट, क्योंकि वो टॉक्सिक है, तो बॉडी का काम है उसे बॉडी से बाहर निकालना, कि भैया इसको फटाफट से बाहर करो। तो जो भी हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है, जो लिवर का सारा सिस्टम होता है, लिवर इज दी पावर हाउस ऑफ द बॉडी, राइट, या कह लो उसे मेन सेंट्रल गोदाम है वो, लिवर को उसको भी फ्लश आउट करना है, तो इट स्टॉप्स एवरीथिंग एल्स। क्या करेगा आपके नॉर्मल प्रैक्टिस जो फूड है, बाकी प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनको होल्ड पे डाल देगा, और तब वो आपको अल्कोहल को प्रायोरिटी पे रखेगा कि भाई इसको पहले बर्न आउट करो, जिसकी वजह से क्या होता है जो आपने उस दिन खाना खाया और अगले दिन खाने वाले हो, चांसेस आर वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो अंदर वेटिंग क्यू में रहने वाला है। अब अगर आप ये काम मंडे को रिपीट करते हो तो हार्डली ट्यूसडे वेंसडे तक, लेट्स से आपने 2 ड्रिंक लिए, वेंसडे तक बॉडी रिकवर हुई थी, आपने वेंसडे को फिर से पी लिया, फिर वेंसडे को थर्सडे फ्राइडे को रिकवर होगी, वीकेंड पे फिर पी लिया, यानी चाहे आपने कम पी लेकिन आपने अपनी बॉडी को उस फेज से बाहर ही नहीं आने दिया। अच्छा। जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली आपका फूड सही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्यू में अटका हुआ है, न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो रही, क्योंकि आप हर 2 से 3 दिन बाद अपनी बॉडी को अल्कोहल देते हो और बॉडी उसको फ्लश आउट करने में लग जाती है। बेटर ये है कि 6 दिन आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, करो, 7वें दिन पीना है पी लो, एक साथ 3 दिन का एक साथ पी लो, दैट इज स्टिल। हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं यार कहीं, बिल्कुल एक सजेशन है, ये रियल लाइफ सजेशन है जो लोगों को चाहिए एक्चुअली। तो
अंकुश भाई एक बात बताओ, जैसे हम लोग अभी इतनी देर से न्यूट्रिशन फूड और उसकी बात कर रहे हैं, तो इंडियन फूड वर्सेस जो बाहर से हम लोगों को सजेशन आते हैं, अब सैंडविचेस खाने लग गए हैं, अब क्या इंडियन फूड वाकई में इतना अनहेल्दी है कि हम लोगों की बॉडीज काम ही नहीं कर रही हैं, या क्या सीन है इंडियन फूड का? सी, ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि इंडियन फूड ठीक नहीं है, बट यस देयर इज अ प्रॉब्लम। हमारे Okay. ईटिंग प्रैक्टिसेस में एक प्रॉब्लम है। सो अगर हम ऑल ओवर इंडिया में जैसे अलग अलग कल्चर और स्टेट से मैं क्लाइंट्स को डील करता हूँ, तो हमारा एक स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट क्या है? पराठे, सैंडविच, इडली, डोसा, पोहा, उपमा, दलिया, यही सब है। लंच और डिनर दाल, रोटी, सब्जी, चावल, स्टैंडर्ड। इसी में मिक्स एंड मैच, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन होते हैं। अब जब आप इस फूड को देखेंगे तो मेजरली 80-85% इसमें कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। ओके। और नॉन वेजिटेरियन की जहाँ पे बात करते हैं, हमारे यहाँ मतलब इतना कोई हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन नहीं होता कि नाश्ते में भी नहीं, चिकन सैंडविच चल रहा है, लंच बिल्कुल। में भी अंडा खा लिया। नहीं खा पाते लोग। हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन भी इतना नॉन दाल वेज नहीं रोटी तो खाते। चाहिए सबको अपनी। हाँ हाँ, सबकी वो है ही है। तो इंडियन फूड के साथ थोड़ा सा कंसर्न ये है कि मेजॉरिटी ऑफ आवर फूड जो हमारी अपब्रिंगिंग में आया हुआ है या जो हैबिट्स में आया हुआ है, वो 80-85% कार्बोहाइड्रेट है। तो वो जो बैलेंस मील वाला फंडा है वो बहुत अनबैलेंस्ड हो जाता है। ओके। आपको इनफ फैट थोड़ा बहुत कुकिंग में यूज होता है, नेचुरली आपको मिल गया। फैट से लोग डरते हैं, तो जो भी थोड़ा बहुत जाना होता है वो भी कम हो जाता है। प्रोटीन मेजरली इज अ प्रॉब्लम, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। प्रोटीन इंडियन फूड हमारी में डाइट में नहीं है, इंडियन डाइट के अंदर। तो अगर हम और कुछ ना करें, सिर्फ प्रोटीन पे फोकस कर ले, क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट ना चाहते हुए भी मिलने ही वाला है। आप ब्रेड खाओ, वड़ा पाव खाओ, बन खाओ, रोटी खाओ, मल्टीग्रेन रोटी खाओ, ब्राउन राइस खाओ, हेल्दी ऑप्शन खाओ, जैसी मर्जी खाओ, आपको कार्बोहाइड्रेट अबंडेंस में मिल रहा है हर मील के अंदर। फैट सब्जी की, दाल की कुकिंग प्रिपरेशन में आपको मिल ही जाएगा। आप सैंडविच पे बटर लगाओगे, आ ही जाएगा। मम्मियाँ एक दो चम्मच घी तो डाल घी ही डाल देती है। देती हैं। तो फैट आपको मिलने ही वाला है। व्हाट इज मिसिंग? प्रोटीन। प्रोटीन नहीं हो पा रहा है। तो अगर इंडियन फूड या हमारे ऑडियंस को मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करें इंटेंशनली, क्योंकि बाकी चीज़ों पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ ही जाएगा आपकी प्लेट के अंदर। आपको किसी को कुछ नहीं कहना पड़ेगा, बट प्रोटीन नहीं आता है। सो मैनेज प्रोटीन इन योर डाइट, बाकी सब चीज़ें अपने आप बैलेंस आउट हो जाएगी। दूसरी बात, प्रोटीन ऐड करने का एक और फ़ायदा ये होता है, जैसे आप एक प्लेट खा रहे हो, अब अगर उसमें इतना कार्बोहाइड्रेट है या 80% कार्बोहाइड्रेट है, आपके पेट में तो उतनी जगह है ना। अगर आप में उसने अपनी हर प्लेट में 30% प्रोटीन ऐड कर लिया, तो वो कार्बोहाइड्रेट भी तो माइनस होगा ना। बिल्कुल। तो वो भी तो आपको फ़ायदा हुआ। प्रोटीन इज़ हैवी टू डाइजेस्ट, इट टेक्स टाइम, इट कीप्स यू फुल फॉर लॉन्गर। तो आपको अगली भूख कब लगेगी वो भी हेल्प कर रहा है। और बिंज ईटिंग भी बंद हो बिंज जाती है। ईटिंग बंद हो जाती है, बिकॉज आपको बीच में भूख नहीं लगती है, बिकॉज स्लो डाइजेस्ट हो रहा है। आपको सेटिस्फाइंग फील होता है, सटाइटी फील होती है। तो सिर्फ इतना ही कर ले हमारे इंडियन ऑडियंस कि अपनी हर मील के अंदर एक प्रोटीन का पोर्शन कर ले। कार्ब्स फैट वहीं का वहीं आ रहा है, कोई इशू नहीं, अपने आप आ जाएगा। नो एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड, बस देन यू आर गुड टू गो फॉर, यू कैन से, नॉर्मल हेल्थ एंड फिटनेस। तो एक नॉन वेजिटेरियन के लिए तो ईजी है प्रोटीन, राइट। एक वो ऐड करना। आप अंडे ले लोगे, चिकन ले लोगे। वेजिटेरियन क्या करें, क्योंकि मोस्टली जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है। उसके लिए क्या करें, क्योंकि दाल कितनी खा लोगे आप, ऐसे कुकर भर के दाल तो खा नहीं लोगे। करेक्ट करेक्ट। सी, हाँ ये भी है, एक बहुत ज़्यादा कॉमन चलता है। व्यूज़ के लिए इन्फ्लुएंसर्स ऐसा कर देते हैं कि दाल को प्रोटीन का सोर्स बता देंगे, सत्तू को प्रोटीन का सोर्स बता देंगे। ये तो अभी बीच में बहुत फेमस भी होता है सब। हाँ, तो सी वो कुछ हद तक ठीक है, बट कुछ हद तक ठीक नहीं है अगर डिटेल में जाते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप बात करो तो लेट्स से 100 ग्राम दाल में 20 ग्राम प्रोटीन है। तो वो कुकिंग और हीटिंग के प्रोसेस से जब गो थ्रू होता है तो वो न्यूट्रिशन बर्न होता है, कोई भी न्यूट्रिशन बर्न होता है, वो हार्डली 9 से 10 ग्राम रह जाता है। और वो जो 100 ग्राम दाल बनती है, वो कुकर बन के बनती है। घर के 5 लोग खाना खाते हैं। हाँ, आपके हिस्से कितनी आई? 4 या 5 ग्राम मुश्किल से। करेक्ट, हार्डली 2-5 ग्राम मिसलेनियस है। तो तभी मैं कहता हूँ कि आप इनको कभी भी प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन मत कंसिडर करो अपनी डाइट में, कि मैं पनीर खा लेता हूँ, मैं दाल खा लेता हूँ, मैं चना खा लेता हूँ। दीज आर नॉट प्राइमरी, दे आर सेकेंडरी सोर्सेज। और दूसरी बात आ जाती है क्वालिटी।
प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के एमिनो एसिड विच डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ द प्रोटीन, कि कौन सा मसल रिपेयर के लिए हेल्प करेगा, कौन सा ब्रेन फंक्शनिंग के लिए हेल्प करेगा, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा थायराइड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, अच्छा। कौन सा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो ये अलग अलग एमिनो एसिड्स होते हैं। तो जो ये वेजिटेरियन लेग्यूम्स दाल हैं, इनकी ग्रेड 2 कहा जाता है बुक्स के अंदर, इसको ग्रेड 2 क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, नॉट ग्रेड 1। सो अनफॉर्चुनेटली वेजिटेरियंस के पास चॉइसेस लिमिटेड हैं। फॉर एग्जांपल पनीर है, पनीर इज अ गुड सोर्स, बट अगेन पनीर के साथ चैलेंज ये है कि 100 ग्राम पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन तो मिल गया, लेकिन बाकी कार्बोहाइड्रेट और इतना सारा फैट मिलेगा। तो अगर आपने 2 बार पनीर खा लिया और 100 तो ग्राम आपने पनीर उसके साथ, और 100 ग्राम पनीर खाना भी मुश्किल बहुत होता है। डिफिकल्ट है। और दूसरी बात ये होती है कि एक मेंटल ब्लॉकेज होती है, अरे रोज रोज पनीर थोड़ी खाएंगे। हाँ। क्योंकि क्या है, नरिशमेंट वैसी है, नर्चरिंग वैसी है कि पनीर तो हफ्ते में 1-2 बार ही बनता है, यू नो। अगर आपके कोई स्पेसिफिक फिटनेस गोल्स अचीव करने हैं, परफॉर्मेंस रिलेटेड, या वो जो 6 कंपोनेंट्स की हमने बात की, या डिजायर्ड बॉडी शेप, देन अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट आई विल से वेजिटेरियंस के पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती, बट दे हैव टू रिलाई ऑन वे प्रोटीन। वे प्रोटीन, yes, they have to rely on whey protein. There is no other choice. अगर आप अपने कोई डिजायर्ड फिजिकल अपीयरेंस वाइज या फिटनेस वाइज गोल्स अचीव करना चाहते हो, तो एक टाइम के लिए आपको उस पर रिलाय करना पड़ता है, सो दैट यू गेट ग्रेड 1 प्रोटीन, ग्रेड 1 अमीनो एसिड्स, which will help you achieve your desired goals. बट हाउ सेफ इज प्रोटीन, वे प्रोटीन? बिकॉज अभी मैंने एक वो बीच में एक आर्टिकल किसी ने छापा था कि इंडिया के कितने % ब्रांड्स का उन लोगों ने कुछ करेक्ट वो किया था, तो कितने तो अनसेफ ही निकले उसके अंदर से। तो सो प्रॉब्लम ये है वे प्रोटीन के साथ, जब इम्पोर्टेड प्रोटीन की बात आती है, जब पहले इम्पोर्ट होता था, जब इम्पोर्ट होता था तो 70% नकली बिकता था, यहीं पे बन रहे हैं डब्बे, बिल्कुल, दैट इज द प्रॉब्लम। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ऑथेंटिक सोर्स से लें, जेन्युइन सोर्स से लें। अगर आपको प्रोटीन अच्छा मिल गया, जेन्युइन मिल गया, ये जरूरी है, उस पर ध्यान दो। अच्छी किस्मत, या ये कह लो कि उस पर ध्यान दो। 100-200 रुपये बचाने में नहीं कि वहाँ इतने का मिल रहा है, ये इतना है। तो ट्रस्टेड जहाँ पे भी आपको लगता है, चाहे आपको ऑनलाइन लगता है या आपको फिजिकली किसी स्टोर पे लगता है या आपके कोच पे लगता है, जहाँ पे भी आपको अगर आपको आपका कोच डाइसी लग रहा है, आप उससे मत लो। ये एक अलग टॉपिक है, ये हमारे इंडियन कोचेस कितने डाइसी हैं। सी वो डिपेंड करता है उनका सोर्स ऑफ नेटवर्क कितना अच्छा है, वो भी ऐसी किसी से भी ले रहे हैं या वो भी किसी जगह से अच्छे से कितने टाइम से इंडस्ट्री में है, कैसा नेटवर्क है उनका, कनेक्टिविटी कैसी है, क्या उन तक असली माल पहुंचेगा, वैसे वाली चीज़ है। तो वे प्रोटीन का ये है कि ओरिजिनल अगर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ कम टू इंडियंस, जो आपने कहा कि अभी स्टडी देखी, इंडियंस के साथ क्या है, वो आए इम्पोर्टेड के कॉम्पिटिशन में। अब जब वो इंडियन ब्रांड्स थोड़े से फ्लरिश होना या स्टार्ट होना शुरू हुए थे, तो पहले तो उनको कोई देखता ही नहीं, बहुत सारी कमियां थी, फ्लेवर अच्छे नहीं है, टेस्टिंग अच्छी नहीं आ रही, मिक्सेबिलिटी नहीं आ रही इम्पोर्टेड के कंपैरिजन में। क्योंकि 5-7 साल पहले शुरू हुआ है प्रोटीन का, उससे पहले मुझे याद है 10 साल पहले जब मैं शुरू किया था, तब लोग छुप छुप के प्रोटीन पीते थे, बताते भी नहीं थे कि प्रोटीन पी रहे हैं, डांटते स्टेरॉइड्स ले रहा है। घर वाले छोड़ो, जिम में भी नहीं लोग पीते थे, वो लाते थे, कहीं गली के बाहर जाएगा प्रोटीन, बाद में वर्कआउट के बाद पीते थे, राइट। तो उस टाइम पे प्रोटीन इतना कॉमन नहीं था, और जो गिने चुने लोग पी रहे थे उनको इम्पोर्टेड में टेस्ट, क्वालिटी सब कुछ मिल रही थी, तो इंडियन स्टैंड नहीं कर पाता था। अब इंडियन ने धीरे धीरे डेवलपमेंट करी, प्रोग्रेस करी, तो इसके अंदर ना कोई रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं, कोई भी रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं है जो ये चेक कर सके कि लेबल पे जो लिखा है वो सही है या नहीं, सही है नहीं। अब रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं है तो कुछ भी करो, खुला मैदान है। मैं खुद मसल ब्लेज का यूज़ करता हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा मसल ब्लेज को, तो मैं खुद यूज़ करता हूँ। मैंने 1-2 और इंडियन ब्रांड्स भी यूज़ किए हुए हैं, पर मसल ब्लेज का वाकई में मुझे अच्छा लगता है, उसका फ्लेवर भी अच्छा है, मिक्सेबिलिटी भी बहुत अच्छी है उसकी। तो ये एक इंडियन ब्रांड है जो मुझे लगता है कि यहाँ जेन्युइन है, और वो देते भी हैं वो लोग, आप उनकी सारी सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ, ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। और आज की डेट में मसल ब्लेज एटलीस्ट एशिया में अच्छा, मतलब सिर्फ इंडियन ब्रांड नहीं रह गया, वो एशिया लेवल पे सेल कर। और सबसे बड़ी बात, उनका फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब जो मेरे को खुद वो अच्छा लगता है आपका वनीला, अच्छा, तो इट्स अमेजिंग, मतलब टेस्ट वाइज इट्स वेरी गुड। कितना प्रोटीन वैसे एक इंसान को लेना चाहिए पर डे जनरल हेल्थ के लिए, ताकि आपकी बेसिक फंक्शनिंग जो है चलती रहे, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन पूरा मिले, तो प्रोटीन आप लेके चलिए 1 ग्राम पर केजी इज इनफ। तो कितने % लोग 1 ग्राम प्रोटीन ले रहे होंगे इंडिया में विद इंडियन फूड? हार्डली
दैट इज द प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने कहा कि हमारा 2 ब्रेकफास्ट या लंच 3 डिनर ग्राम, अगर मैं पूरे दिन के मील्स भी लगा लूँ तो 10-15 ग्राम खा रहे होंगे हम। मुश्किल से, मतलब आई डोंट थिंक कि मेरे को हेजिटेट करना चाहिए कहना कि 80-85% लोग अपना बेसिक प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा नहीं कर रहे। मतलब 50 ग्राम प्रोटीन पर डे किसी की डाइट में शायद 85% लोगों की डाइट में नहीं जा रहा होगा। तो क्या ज़्यादा प्रोटीन खाना हार्मफुल भी हो सकता है? जैसे क्योंकि हमारे घर में ना इंडियंस तो सभी डरते हैं, एक तो वो वे प्रोटीन को ही मान लेते हैं, भाई बच्चे ने हमारे स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया है, ठीक है? राइट। और क्या ज़्यादा वे प्रोटीन हार्मफुल भी हो सकता है? एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल। आज ओबेसिटी क्यों आ रही है? बिकॉज एक्सेस ऑफ जंक फूड, एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वाई इंडिया इज द हब ऑफ डायबिटीज नाउ, ग्लोबल हब है हम डायबिटीज का, बिकॉज हमारे फूड हैबिट्स में शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट इनटेक इतना है कि वो अल्टीमेटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हमारे यहाँ बस गया, राइट। तो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज हार्मफुल, एक्सेस ऑफ फैट इज हार्मफुल, तो एक्सेस ऑफ प्रोटीन इज ऑल्सो हार्मफुल। ओके। मतलब हम कोई प्रोटीन को लेके ऐसे नहीं कह रहे जितना मर्जी खाओ है, आपको आपकी ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट ढूंढनी है। तो अंकुश भाई एक बात बताओ, अभी हम लोग इतने से फिटनेस की बात करें और बॉडी बिल्डिंग की बात ना करें, तो और आप प्रेप कोच भी हो, तो इंडिया में बॉडी बिल्डिंग का क्या सीन है? मतलब अच्छा हो रहा है कुछ या पहले जैसा ही है? नहीं नहीं, डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव किया है एज अ प्रोफेशन। सो मुझे याद है जब मैंने 10 साल पहले 2013 में compete किया था, तब ना उस चीज़ को लेके कोई फेम मिलता था, ना कोई रिकग्निशन थी। मतलब कोई खास ऐसे नहीं, हाँ जीत के आ गए, आप अपने लोकल जिम में फेमस हो गए, या आपके एरिया में आपको लगता है कि अच्छा है भाई कुछ हो गया, बट देयर वाज नो रिकग्निशन, या उसको एज अ स्पोर्ट माना नहीं जाता था, या रिस्पेक्टफुल स्पोर्ट नहीं माना जाता था। कहते चड्डी पहन के स्टेज पे खड़ा है, यू नो, दैट वे। आज तो डेफिनेटली बहुत लेवल अप हो गया है, ग्लैमर ऐड हो गया है इसके अंदर, ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिलती हैं आपको, प्रॉपर एक पब्लिक इमेज मिल रही है। तो डेफिनेटली बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस एज अ प्रोफेशन फॉर एथलीट्स हैज डेफिनेटली गॉन अप इन इंडिया अ लॉट। देन हाउ हेल्दी आर दीज बॉडी बिल्डर्स? नहीं, तो हेल्थ और बॉडी बिल्डिंग यानी फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग जो स्टार्टिंग में बोला था, वही पूछ दे रहा आर हूँ। पोल्स अपार्ट। अगर आप एक स्टेज कॉम्पिटिटर को, चाहे वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी से है, या फिजिक कैटेगरी से है, या क्लासिक कैटेगरी से है, आप उनके ब्लड टेस्ट कराओ और पैरामीटर्स रिजल्ट निकाल के डॉक्टर के सामने रखोगे, तो वो ये पूछेगा भाई साहब पेशेंट का है, पेशेंट का, हाँ, पेशेंट का है। मैंने ये सुना था ये कि वो बोलेगा इसको 3-4 महीने रहेगा ये। हाँ हाँ हाँ। तो उस टाइम पे जब वो इंसान स्टेज पे अपनी फिजिक, ब्यूटीफुल फिजिक को दिखा रहा होता है। डिस्प्ले कर रहा है, उस टाइम पे वो अपनी लाइफ के वर्स्ट अनहेल्दी कंडीशन के अंदर खड़ा है, रिस्की सिचुएशन होती है, लाइक दे आर लिविंग ऑन द एज वाला सिचुएशन है, कि थोड़ा सा पानी कम ज़्यादा हो गया तो फिजिक गई, और थोड़ा सा कम ज़्यादा हो गया तो हार्ट अटैक आ जाएगा, यू नो। सो दैट्स अ वेरी रिस्की पार्ट, बट येस दे आर नॉट हेल्दी। तो यहाँ से मैं फिर एक मैसेज यही देना चाहूँगा हमारी ऑडियंस को, लोग हेल्थ को, फिटनेस को हमेशा फिजिकल अपीयरेंस से कंपेयर करते हैं, दैट इज नॉट ट्रू हेल्थ एंड फिटनेस। एक ये कैसे पता चले यार ये ट्रेनर जो है ना ये जेन्युइन है? उसको क्या नॉलेज होनी चाहिए, या उसका कुछ सर्टिफिकेशन इंडिया में होता भी है, या अभी भी सिर्फ बाहर से जो पढ़ के आ रहे हैं वही चल रहा है? इसमें मैं ये कहूँगा, देखो एक प्रॉब्लम ये है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ट्रेनर्स गलत हैं या फ्रॉड है या वो चीट कर रहे हैं, पॉइंट इज उनको ही नहीं पता कि वो गलत कर रहे हैं, वो जो बिलीव कर रहे हैं उनको लगता है वो सही है ना, ये प्रॉब्लम है। गुरुजी जो कल्चर चल रहा है, करेक्ट। दूसरा प्रॉब्लम ये है जो मैंने कॉमनली देखा है, कि जिम ट्रेनर्स और कोचेस जो हैं वो सर्टिफिकेट ना सिर्फ इसलिए करते हैं कि मेरी जॉब लग जाएगी, हाँ, उसमें आपने जो पढ़ा उसे पढ़ा ही नहीं है। आपने एग्जाम सिर्फ वो तुक्के से या वो एक ट्रिक लेके पास कर दिया, आपने उसको कभी पढ़ा ही नहीं बिल्कुल ढंग से। अब जब आपने पढ़ा नहीं तो आपने समझा नहीं, आपने ह्यूमन बॉडी नहीं समझी, आपने न्यूट्रिशन नहीं समझा, आपने साइंस नहीं समझी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि लोग जानबूझ के करते हैं कोचेस गलत, बट आई थिंक उन्होंने वो उस स्टडी को ना सही से सीखा ही नहीं, और वो एक सर्टिफिकेशन के बाद रुक जाते हैं, जो एक बेसिक लेवल की एजुकेशन है। उसके आगे बहुत एजुकेशन है, मतलब आप ह्यूमन बॉडी के बारे में, हार्मोन प्रोड्यूस कैसे होता है, डायबिटीज़ कैसे हो रही है, अंदर चल क्या रहा है, आप डायबिटीज़ रिवर्स कैसे कर सकते हैं, हार्ट पेशेंट के साथ क्या चल रहा है, थायराइड वाले के साथ क्या चल रहा है, आप सब एट पार विद डॉक्टर लेवल, उस तरह की एजुकेशन फिटनेस फील्ड के अंदर आ चुकी है। ओके। पर वो पढ़ नहीं रहे वहाँ तक। पर मैंने मोस्टली जिम में जो ट्रेनर्स देखे हैं उनका एक ही
गोल होता है कि भाई एक तो या तो पर्सनल ट्रेनिंग ले ले मेरे से, फिर उसके बाद अगर वो फंस गया किसी तरीके से पर्सनल ट्रेनिंग में तो फिर प्रोटीन का डब्बा बेचना है। और फिर मैंने जिम्स में ये तक देखा है कि लॉकर एरिया में इंजेक्शंस वगैरह भी चल रहे होते हैं। तो ये कितना लॉजिकल है और कितना सही है ये? नहीं नहीं, सही सही तो नहीं है मैं कहूँगा। जब तक आप प्रोफेशनली परस्यू नहीं कर रहे हैं तब तक वो गलत है। दैट्स फर्स्ट थिंग। कितने यंग बच्चे 17-18 साल के जो मैंने देखे हैं जिम्स में आते हैं, उनको आते ही सीधा डेका और ये शुरू करवा देते हैं ट्रेनर्स आप कि तो भाई नाम ले रहे हो। मैं मतलब ये होता हाँ है। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, आई एग्री टू इट। सो लाइक आई सेड कि कोचेस के साथ प्रॉब्लम अभी ये है। अच्छा चलो एक और चीज़ पे जाते हैं इस पे हाँ कि कोचेस ऐसा क्यों करते हैं। उनको लगता है कि जब तक कोई इंसान को आप रिजल्ट नहीं दोगे या आप अच्छे टेस्टिमोनियल्स खड़े नहीं करोगे तब तक आपसे कोई पीटी नहीं लेगा। जैसे आपने कहा पीटी के लिए उनका इंटरेस्ट होता है। देखिए वो एक काम कर रहे हैं और उनको इनकम चाहिए, तो वो इंटरेस्ट तो होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि वो ये नहीं सोच रहे कि कोई आपसे पीटी क्यों ले। हाँ क्या आप उतने स्किलफुल हो, क्या आप इतने नॉलेजेबल हो। दैट्स व्हेन दे बिकम डेस्परेट ऑन सेलिंग एनहांस सब्सटेंसेस दैट यू आर मेंशनिंग, या प्रोटीन पे फोकस जाता है। क्योंकि उन्हें सी उनसे आप कितना कमा लोगे। अगर आपकी फीस ही है 20,000 25,000 50,000 या वट एवर आपकी फीस है पर मंथ, आपका फोकस उस पर रहेगा ना। आप 500 रुपए के प्रोटीन के डब्बे में मतलब प्रॉफिट मार्जिन को नहीं ढूंढ रहे होगे फिर आप। दैट्स फर्स्ट थिंग। तो वो ये नहीं देखते कि एज अ कोच हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना स्किल डेवलप करना है। वो गुरुजी माइंडसेट से बाहर आए, बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट से बाहर आए, लोगों को मतलब जिम में एक अच्छा एक्सपीरियंस दें। हाँ ऐसा एक्सपीरियंस ना दे कि वो पिट के जा रहा है, वैसी फीलिंग आए उसे और वो एक महीने बिल्कुल। बाद कहे थैंक यू सो मच मेरे बस की नहीं है। दूसरा जो आपने कहा वो अगेन यही होता है कि जो आपने एनहांस सब्सटेंसेस की बात करी कि इंजेक्टेबल्स प्रमोट करते हैं, उनको आज भी यही लगता है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई को सिर्फ सर्टिफिकेशन के नाम पे लिया कि यार मेरे को नौकरी मिल जाएगी, उसमें उसमें पढ़ा नहीं, तो उनको अभी भी ये लगता है रिजल्ट इसी से आते, नहीं तो नहीं आते। हाँ उनको ऐसा लगता है। तो वो कहीं ना कहीं आखिरी में जैसे लेट्स से कोई जिम में 1-2 महीने से वर्कआउट कर रहा है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा लड़के को, तो उसकी डीमोटिवेशन को पिक करके पेन पॉइंट को पकड़ के वो यही बोलेगा भाई ऐसा आएगा भी नहीं, हाँ यही से आएगा, हाँ क्योंकि उसे पता ही नहीं है। तो वो जाने अनजाने कह सकते हो सकता है कोई जानबूझ के भी करता हो, बट मैं ये कहूँगा कि जाने अनजाने दे आर नॉट इवन अवेयर कि फिटनेस या हेल्थ के या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बिना उसके भी हो सकती है। इट इज़ जस्ट दैट आपके पास वो स्किल होना चाहिए, स्किल होना आपके चाहिए। पास वो नॉलेज होनी चाहिए। प्लस आई थिंक मुझे लगता है कि जिम्स में ना इन लोगों की सैलरीज और वो इतनी नहीं होती कि वो अपना मतलब एक प्रॉपर तरीके से ज़िंदगी जी भी सके, तो उसकी वजह से भी आई थिंक ये लोग ट्राई करते हैं कि यार कुछ एक एक्स्ट्रा इनकम बन जाए। करेक्ट। मैं आई मीन वो अपसेलिंग तो देखो हर प्रोफेशन में होती होती। तो ये पार्ट आपने सही बोला कि सैलरीज कंपैरेटिवली कम होती हैं, बट फिर वो फाइट वहीं आ जाती है कि सैलरी भी कम है, लेट्स से 10,000 12,000 15,000 फॉर दैट मैटर मैक्स, राइट। ये भी मैं आपको एक अच्छे डिसेंट अच्छे लेवल के जिमों की अच्छे बता जिम रहा बता हूँ। रहे हो आप। लोकल जिम्स में तो और भी और कम भी होता कम है। है। फिर जाके उनका टास्क होता है कि यार 12-15,000 में आज की डेट में किसका घर चलता है। तो फिर उनको होता है कि चल यार पीटी मिल जाए। अब टाइम क्या है, वही गिने चुने 6-8 घंटे की ड्यूटी है, उसमें कितनी पीटी ले लोगे। आपके पास स्कोप भी वही 6 पीटी का रहेगा, बिल्कुल प्रोवाइडेड वो 6 मिलेंगी भी कि नहीं 6 मिलेंगी। मिलेंगे। अब इंडिया में आपको पता ही है कौन पीटी लेना चाहता है। करेक्ट। नहीं है, पीटी लेते हैं लोग मैं आउट ऑनेस्टली। ऑफ जो करेक्ट। पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली जनरल। कोई जनरल पॉपुलेशन को लगता है कि हेल्थ एंड फिटनेस इज लाइक गूगल करा मिल गया, बट दैट इज नॉट ट्रू। अगर आप समझते हो कि हेल्थ एंड फिटनेस की क्या वैल्यू है, ये भी एक एक्सपर्टीज है, साइंस है, तो आप एक्सपर्ट एडवाइस चाहते हो। बट बहुत ज़्यादातर लोग जो चाहते हैं वो देख रहे हैं ना कि सामने वाले में भी तो स्किल नहीं दिख रहा, मैं कैसे पीटी ले लूँ। ये तो वही कराने वाला है 1 more rep, ये तो वही कहने वाला है और हैवी उठाओ, ये तो वही कहने वाला है चावल बंद कर दो। तो इससे मैं क्या लूँ, ये क्या नया क्या बता रहा है जो मेरे को हेल्प करने वाला है। मुझे 3 महीने बाद क्या मिलने वाला है। ये आपने जो लाइन बोली ना 1 more rap, ये मुझे लगता है इसकी वजह से जितने लोग इंजर्ड होते हैं ना उस 1 more rap की वजह से, Correct. कहीं नहीं होते। नहीं वो गलत कोट्स फैले हुए हैं, गो हार्ड और गो होम, नो पेन नो नो गेन। ऐसा नहीं है। पेन की वजह से बहुत लोगों के जिमिंग एक्सपीरियंस बुरा होता है। मेरे को कितने लोग मिलते हैं जो बात करते हैं,
उन्होंने बार बार छोड़ा ही तो होता है हफ्ते 10 दिन बाद कि भाई सोरनेस इतनी रहती है कि अब मेरे से हम हिला ही काम नहीं नहीं कर जाता। पाते। हाँ तो वो ट्राई तो करते हैं 2-3 बार, बट अगेन उसकी भी प्रॉब्लम क्या होती है, क्लाइंट आया, अब ट्रेनर कहेगा भाई साहब मुझे आज से पहले दिन ही इम्प्रेस कर देना है, पेल के वो भेजूंगा पहले सुबह। दिन ही मतलब पेल देगा लिटरली उसको कि मुझे इसे आज ही प्रूव कर देना है कि तो मैं ये बहुत होता है अच्छा ट्रेनर वर्कआउट, हूँ, ये होता है कि वर्कआउट। बहुत बढ़िया वर्कआउट कराता हूँ, मैं आपको तोड़ दूंगा, मैं इतना अच्छा कोच हूँ। बट वो ये नहीं समझते कि उसका एक्सपीरियंस अल्टीमेट क्या रिजल्ट आ रहा है, उसका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है और वो फिटनेस को टफ समझ रहा है, फिटनेस को टफ समझने लग गया और वो 2-3 बार करने का छोड़ देता है। वेयर एज व्हेन आई स्टार्ट, हम उनकी पूरी असेसमेंट करते हैं, देखते हैं कि भाई पास्ट ट्रेनिंग एक्सपीरियंस क्या है, कुछ कभी किया भी है कि नहीं किया है, माइंड मसल कनेक्शन क्या बना हुआ है, मसल मेमोरी क्या होगी इसकी अगर इसने इतना किया हुआ है, उसके बाद वर्क शेड्यूल क्या है, लाइफ कैसी है, और बात करके ना एक बंदे का अपना मेंटल लेवल भी समझ आता है, कितना स्ट्रांग हेडेड है कितना नहीं है, कर भी यानी पाएगा नहीं कर पाएगा। कितना बेयर कर पाएगा कितना नहीं। जब ये असेसमेंट के बाद आप उसका वर्कआउट डिजाइन करते हो और उस लेवल से कराते हो, प्रॉपर मोबिलिटी ड्रिल्स फॉलो कराते हो, स्ट्रेचिंग पे एम्फोसिस करते हो, फिर उनको पेन नहीं आता, फिर उनके वो नए एक्सपीरियंस 15 दिन बाद लगते हैं दर्द ही नहीं आया। स्ट्रेचिंग तो एक वो बेचारा अनाथ बच्चा है जिसको सब लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड में। हाँ एक्चुअली, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अंकुर भाई एक बात बताओ, ऐसे आजकल ना मैंने देखा है जिम्स में, आपने भी वीडियोस देखे होंगे आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पर, हार्ट अटैक्स बहुत आ रहे हैं लोगों को वर्कआउट करते वक्त। वो किस वजह से हो रहा है? ये लोग ज़्यादा ओवर वर्कआउट कर रहे हैं या बर्नआउट हो रहे हैं या क्या चक्कर है? सी वर्कआउट जब आप करते हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपका हार्ट रेट अप जाता है, दैट इज नेचुरल राइट। जब आप रनिंग करोगे तो हार्ट रेट बढ़ेगा। जाएगा। पॉइंट ये है कि आपकी हार्ट की कैपेसिटी कितनी है उसको बेयर करनी है, यानी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, क्या आपने उस पर बराबर वर्क कर रहे हो साथ साथ। आजकल क्यों आ रहा है, इट कम्स डाउन टू अगेन द लाइफस्टाइल। ओके। तो जिम इज नॉट अ प्रॉब्लम। लोगों को क्योंकि ये एक मिथ फैला दी गई है यार, एक दो बार तो मुझे मेरे घर वालों ने बोला यार ज़्यादा मत किया करो, देखो क्या हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को आजकल। करेक्ट। बल्कि तो जिम जाने वाले लोगों को ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, उसका रीजन ये है कि जो इंसान दिन में 10 सिगरेट फूक रहा है और वो शांति से खड़ा है, तो खड़ा तो है कम से कम, हाँ। पर वो 10 सिगरेट पीने वाला इंसान जिस दिन जिम चला जाएगा तो उसका हार्ट उसके साथ उस हार्ट रेट को कोप अप नहीं कर पाएगा, उसका सर्कमस्टांसेस अंदर ऑलरेडी बिगड़े हुए थे। क्या उसकी हेल्थ असेसमेंट हुई? जिम ने की, ट्रेनर ने की, उसको एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन जो हुई उसकी हेल्थ के पैरामीटर के बेसिस पे दिया, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, प्री वर्कआउट्स, परफॉर्मेंस एनहांसिंग सप्लीमेंट्स, परफॉर्मेंस एनहांसिंग सप्लीमेंट्स, तो वो सब चीज़ें लोग बहुत ले लेते हैं। और जेनरिक, वो जो आप कह रहे थे ना कि लोग पीटी नहीं लेना चाह रहे, तो लोग ना गूगल और इस पे स्टडी करके मिक्स एंड मैच बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन ली, आज मैं हिट उसके करूंगा। आगे की इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, पीछे की इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, एक छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ली और अपने कॉमन सेंस लॉजिक लगा के कर लेते हैं। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। अगेन लाइफ में स्ट्रेस है, टॉक्सिकेशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, जंक फूड, कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बढ़ा है, उसे पता ही नहीं था, उसने ब्लड रिपोर्ट ही नहीं कराई जिम जाने से पहले। आप अपनी हेल्थ एंड फिटनेस इंप्रूव करने जा रहे हो तो उसे आप पहले चेक तो करोगे कि वहाँ आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो। बिकॉज जब भी एक एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन प्लान बनता है या आप किसी क्लाइंट को फिटनेस रिजाइम में डाल रहे हो, उससे पहले उसकी पूरी हेल्थ स्कैनिंग होती है, उसके हार्मोन लेवल चेक करोगे, आपकी उसकी लिवर किडनी फंक्शनिंग चेक करोगे। तो प्रॉब्लम ये है कि किसी की कोई कुछ चेक ही नहीं करता है इंडिया में बस। किसी जिम में नहीं होता है तो। करेक्ट। तो वो होना चाहिए एक बेसिक लेवल पे, स्पेशली ये कहाँ से शुरू होता है, आप बेसिक कॉन्वर्जेशन करते हो क्लाइंट के साथ, पहले दिन ही सीधा नहीं बोलते ये टेस्ट करा के लाओ 2-2,500 खर्च के फिर आओ मेरे पास तब बात करूंगा। आप पहले उससे बात करते हो, उसके गोल्स को समझते हो, उसके लाइफस्टाइल को समझते हो, उसके खाने पीने को समझते हो, फिर आपको समझ आने लगता है यार इसमें ना ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मुझे इसकी बातों से लग रहा है या इसके सिम्टम्स से लग रहा है, इसको सिम्टम्स जो आ रहे हैं कि एनर्जी फील हो रही है, कैसा मूड रहता है इसका, कैसा फील कर रहा है, बॉडी एक कितना है, बहुत सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो, तब आपको समझता है अच्छा यार इसको हो सकता है विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है और इसका ना ये प्रॉब्लम कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, इसके खाने पीने के हैबिट। भाई एक काम करो, आप ये टेस्ट ये लिस्ट ऑफ टेस्ट है ये करा, उसके बाद हम आगे आपका प्रोग्राम बनाते हैं। पर उसके लिए तो ट्रेनर को इतनी नॉलेज होनी चाहिए ना। करेक्ट। तो ट्रेनर्स को तो वही वाली बात है ना, सर्टिफिकेट में पढ़ा नहीं, एजुकेशन ली सर्टिफिकेट लिया बट पढ़ा नहीं, और वो आखिरी में क्या जो गुरुजी से सीखा था वही आज फॉलो कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकले। मुझे लगता है 90% ऑफ द जो ट्रेनर्स हैं वो तो बस उन्होंने खुद की अपनी बॉडी अच्छी बना ली है, एक बार बन गई बॉडी उसके बाद वो लोग ट्रेनर बन जाते हैं। ये भी सच है। और दूसरा क्या होता है कि
पब्लिक भी ऐसा सोचती है कि जिसकी बॉडी है वो हमारी अच्छी बॉडी बना के देगी। हाँ, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है तो तेरी तो खुद की तो है खुद नहीं, की ये है, मेरी क्या बनाएगा। हाँ, खुद की तो है नहीं, मेरी क्या बनाएगा। तो दैट इज नॉट ट्रू। तो अंकुश भाई, आप जैसे आप सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हो, आप एक्टर्स के साथ काम करते हो, मॉडल्स के साथ काम करते हो, तो और हम लोग भी इन्हीं को देख के, मतलब जब ऋतिक रोशन वॉर मूवी में जब वो चलता हुआ आ रहा होता है तो वो एक इंस्पिरेशन देता है कि यार ऐसी बॉडी बनानी है हमको, या सलमान खान को देख के लोग इंस्पायर होते हैं। करेक्ट। पर ये लोग वाकई में हेल्दी होते हैं? कॉन्ट्राडिक्टिंग हो जाएगा, बट ऑडियंस के साथ मैं बहुत सच बोलना चाहूँगा। हाँ, आप एक्टर से इंस्पिरेशन मत लीजिए, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न ये होता है कि जो उनकी पब्लिक इमेज है उसके चलते वो आपको सच नहीं बताएंगे उन्होंने कैसे अचीव किया, उसके पीछे कितने पापड़ बिले। हाँ, वो हार्ड वर्क दिखाना चाहेंगे क्योंकि उससे उनकी पॉजिटिव मार्केटिंग होती है, अरे हमने बहुत मेहनत की, लेकिन अच्छा। उसके अलावा क्या हुआ वो नहीं वो कोई दिखाते। नहीं बताएगा। तो आपको रॉन्ग मैसेज जाता है, आपको लगता है अरे यार ऋतिक रोशन ने ऐसे बॉडी बना ली, या क्या आमिर खान अमेजिंग ने ऐसे फिजिक है, बनाई। आमिर खान ने ऐसे बना ली। उसके पीछे एक बहुत ही अच्छा स्किल्ड फिटनेस कोच लगा है, एक बहुत ही अच्छे डाइटिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट है, वो बकायदा जितने भी मतलब इस लेवल पे होते हैं, एथलीट्स भी। इन सबसे इम्पोर्टेंट है एक बहुत अच्छा शेफ है जो हाँ, खाना बना के दे रहा है। शेफ है। उसके बाद साइकाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, ये बकायदा उनके पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं बिकॉज इट्स अ टफ प्रोसेस। तो बहुत काउंसलिंग कंसल्टेशन चल रही होती है। सो देयर इज अ बिग टीम विच इज वर्किंग बिहाइंड, एंड उसके बाद देन एनहांस सब्सटेंसेस का भी यूज होता है। आई विल नॉट क्लेम कि हाँ गारंटीड होता है, बट ज़्यादातर केसेस में होता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता वो आप कोई 3 से 6 महीने में यार इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर 3 सकते से हो 6 महीने नेचुरली। में भी, एंड उस तरह का जो आउटपुट होता है ना, वो देख के हमें समझ पता आ चल जाता है जाता कि ये है। वो वाला है, ये वो वाला है। एक नेचुरल इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर दे, उसकी क्वालिटी की अपीयरेंस अलग होगी और एनहांस की अलग होगी। इसकी जगह अगर आप फिटनेस वाइज इन्फ्लुएंस लेना चाहते हैं तो मैं कहूँगा स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट से लीजिए। उसका रीज़न है, उनका लाइफस्टाइल है एक परमानेंट। सी रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने ओलंपिक मेडल ज़्यादा लेने शुरू किए। पहले तो नहीं लेते थे 10 साल पहले। क्रिकेट में टीम की परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हो गई है, हमारे फुटबॉलर्स, हॉकी, बैडमिंटन, जो भी आप स्पोर्ट का नाम लो, रेसलिंग, स्विमिंग, हर जगह वी आर डूइंग बेटर। अब ये जितने भी स्पोर्ट हैं उसके अंदर डोपिंग टेस्ट होते हैं, यानी आप कुछ भी एनहांस सब्सटेंस ले ही नहीं सकते, ले लिया तो बैन, बिल्कुल बैन हो आप। यहाँ पे नो टॉलरेंस है, राइट। बॉडी बिल्डिंग में अब एक्सेप्ट करने लग गए हैं, बट एक टाइम पे तो बॉडी बिल्डिंग में भी आज भी ये कहते हैं कि डोपिंग टेस्ट होगा। अच्छा, होता है बॉडी बिल्डिंग में वैसे डोपिंग टेस्ट? होता है, मतलब वो ये होता है कि तुक्के में किसी का नसीब खराब है या इंटरनल कोई स्कीम चल रही है और किसी को पकड़वाना तो थोड़ा सा हम लोग भटक रहे हैं। मैं पर एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा, बॉडी बिल्डर्स जो कहते हैं भाई मैं नेचुरल हूँ, नहीं किसी की बात मत सुनो। एक्टर्स, मैंने कहा ना अगेन, नॉट फॉर एनी नेगेटिव रीजन, एक्टर्स की इंटेंशन नहीं होती है, वो उनकी पब्लिक इमेज है, वो नहीं ओन कर सकते उस चीज़ को, उनकी एक सिचुएशन है, बट आप उनकी बात ना सुने। और एथलीट्स की भी एटलीस्ट ये ना कहें कि वो नेचुरल है। बॉडी बिल्डर्स। हाँ, बॉडी बिल्डर्स और एथलीट मतलब फिटनेस वाले एथलीट हैं, उनकी बात नहीं सुनिए, वो नेचुरल नहीं है। इनफैक्ट अब तो बहुत एथलीट्स आके बोलने लगे, आप बोलने लगे, थोड़ा सा उन्हें समझ आ गया कि नहीं यार नहीं बोल सकते, गलत है, गलत है। कुछ लोग आ गए हैं और कुछ वही झूठ बोलना सही नहीं है। तो अभी आप उनको मत सोचिए, वो समझ लो वो एनहांस्ड है। अगर आप उस साइड पे जाना चाह रहे हो तो आप वैसा डिजायर रखो, नहीं तो मत रखो। फॉल्स होप मत दो अपने until unless you want to make a living out of your body, आपको उस लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। और आप उनसे इंस्पिरेशन लेके अपने आप को फॉल्स होप्स दे रहे हो, फिर आप जब अपनी ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन प्रोसेस से गो थ्रू होगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाली है, क्योंकि उसका 10% भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला। एक्टर्स के साथ ये होता है कि उनकी फील्ड नहीं होती, बट उन्हें कभी कभी स्टेटमेंट्स देनी पड़ जाती है। जैसे जॉन अब्राहम ने कपिल शर्मा शो पे कह दिया था कि मैंने 25 साल से काजू कतली नहीं खाई है। हाँ, उसने एक बड़ी ब्लंडर सी कोलेस्ट्रॉल की और हार्ट अटैक की एक्सप्लेनेशन दे दी थी। आयुष्मान खुराना ने भी दी थी। हाँ, आई मीन उसका 4 साल लगते हैं एक स्कूप प्रोटीन डाइजेस्ट होने में। करेक्ट, 4 साल 3 साल शायद उसने बोला था। तो मेरे को तो यही मन में आया था शायद उसका ना कोई फॉरेनर ट्रेनर होगा और उसे उसकी एक्सेंट नहीं समझ आएगी, उसने बोला 3 आवर्स और वो ईयर्स समझ गया उसको। आई मीन ये अगेन आई कैन नॉट क्लेम इट कि वो प्रोटीन लेता होगा, बट द काइंड ऑफ फिजिक ही केम अप विद इन दैट मूवी चंडीगढ़ करे आशिकी, वो इट वाज रिफ्लेक्टिंग कि वो एनहांस्ड है, राइट। एनहांस्ड है, आज आपको भी देखो समझ आ रहा है एनहांस्ड है, राइट।
फिर उसके बाद आके आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो कि प्रोटीन जो है 3 साल लग जाता है। अरे 1.5 से 3 घंटे के अंदर वे प्रोटीन डाइजेस्ट डाइजेस्ट हो होके जाता फ्री है हो जाता है। फिर। कोई भी खाना, आप अंडा है इज टफ टू डाइजेस्ट, वो भी 3 घंटे में हो जाता है। यस, कुछ ट्रेसेस हैं जो चलते रहते हैं 5-6 घंटे तक। साल आप किसको कह रहे हो? मतलब अगर ऐसा होता, मेरे को आज 10 साल हो गए वे प्रोटीन कंज्यूम करते करते, मैं तो फट गया होता अभी तक। सारा जमा हो जमा होके मैं पता नहीं कहाँ पड़ा होता, मैं आपके साथ नहीं बैठा होता। बिफोर वी एंड, मुझे थोड़ा सा लोगों की हेल्थ के बारे में भी पूछना है, ताकि खासकर फीमेल हेल्थ के बारे में, राइट। क्योंकि आजकल लड़कियों के अंदर एक तो प्रोटीन डिफिशिएंसी तो है ही है, उसके साथ साथ उनको जो पीसीओडी होता है, पीसीओएस होता है, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या हम लोग वर्कआउट के थ्रू या लाइफस्टाइल, वो भी लाइफस्टाइल डिजीज तो हैं, करेक्ट। वो भी न्यूट्रिशन के थ्रू ठीक हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर नॉट डिजीजेस। ओके। उनको कभी भी डिजीज नहीं कहा जाता। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे कहीं पे, दे आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो आपने पीसीओडी और पीसीओएस बोला, तो इसकी भी स्टोरी ये है। पहले इसे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज बोला जाता, लेकिन देन दे रियलाइज इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ सिंड्रोम। तो पीसीओएस नाम पड़ गया। अच्छा, ये अभी दोनों यूज सेम होते ही हैं। है? हाँ 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 हाँ। अच्छा। तो डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, मींस हाई बीपी, थायराइड, ये बीमारियां नहीं है। इनको Okay. कभी भी डिजीज क्लासिफाई नहीं किया जाता, इन्हें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर किया जाता है क्लासिफाई। विच मींस आपके लाइफस्टाइल में कोई डिसऑर्डर है जिसकी वजह से ये हुआ। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। ओके। तो सिंपली आपका आंसर कि हाँ, लाइफस्टाइल इंप्रूव करने से पीसीओएस इंप्रूव हो सकता है। प्रोटीन की जहां तक बात है, विमेंस छोड़िए, जैसे कि हमने पहले भी शुरू में डिस्कस किया, प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो ओवरऑल चल रही है, बिकॉज हमारी नर्चरिंग सिस्टम, फूड हैबिट्स ही वैसी है। क्या विमेन को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग कहते हैं बल्कि हो जाएगी, मैनली हो जाएंगी, विच इज नॉट ट्रू। सी, आप एक चीज समझिए, मेल और फीमेल बॉडी मोटा मोटी 2 हार्मोन्स के बने, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, 2 हार्मोन है। फर्क इतना है, मेल बॉडी में, एक हाइपोथेटिकली बोल रहा है एग्जांपल इलस्ट्रेट करने के लिए, कि 80% टेस्टोस्टेरोन है तो 20% एस्ट्रोजन है, और उस एस्ट्रोजन का रोल है। ऐसा नहीं है कि वो बिना वजह है, कुछ भी चीज बिना वजह नहीं है। फीमेल बॉडी में मान के चलिए वो ऑपोजिट, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन ऑपोजिट है। आदमी इसीलिए है क्योंकि उसकी टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट बॉडी है उसकी। यानी अगर बियर्ड आ रही है, हमारी वॉइस हैवी है, हमारी बोन्स हैवी हैं, हमारे स्ट्रक्चर ब्रॉडर है, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सो वी आर मैन बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब जब हम जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल बिल्डिंग का भी जो प्रोसेस होता है वो कॉमन हो गया, सबको पता है, टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंड करता है, जल्दी हो जाता है मेल्स का। करेक्ट। क्यों? बिकॉज वे टेस्टोस्टेरोन डोमिनेंट। फीमेल्स के अंदर जो हार्मोन है ही बहुत लिमिटेड अमाउंट के अंदर, तो वेट ट्रेनिंग के स्टिमुलस से उनको वो रिस्पॉन्स मिलने ही नहीं वाला। ओके। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लड़कियों को लगता है कि हम एक्सट्रीम वेट लिफ्टिंग करेंगे, हैवी बिल्डिंग का ट्रेनिंग करेंगे तो हम मैस्कुलिन हो जाएंगे या मैनली हो जाएंगे, विच इज़ नॉट ट्रू। अभी लास्ट वीक ही मेरी एक क्लाइंट से बात, मतलब प्रोस्पेक्ट से बात हो रही थी, एंड शी वाज वरीड फॉर द सेम थिंग, एंड देन शी मेंशन, मैंने ऐसे ऐसे WWE में लड़कियां देखी हैं, या आजकल इंडिया इंस्टाग्राम पे भी हैं। तो आई क्लियरली टोल्ड हर कि वो यही चीज़ मैंने उसको समझाई, ऐसे होता है। तो जब साइंस के हिसाब से आप सीधा सीधा समझो, जब बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो आप जितना मर्जी कर लो, उतना मस्कुलरिटी जितना मर्जी प्रोटीन खा लो, जितनी मर्जी हैवी ट्रेनिंग कर लो, आप एक आदमी जितनी ट्रेनिंग कर लो, वो अंदर सिस्टम ही नहीं है तो वो रिस्पॉन्स कैसे आएगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। आप सिर्फ टोन्ड होंगे, आप कर्वी होंगे, और आप थोड़े से लिटिल मस्कुलर होंगे, जो टोनिंग कहेंगे, जो अच्छा लगता है एक्चुअली में, जिसको टोनिंग कहेंगे। बॉडी टोन हो जाती है, आपके पास वो रॉ मटेरियल ही नहीं है। बल्कि आई थिंक मुझे लगता है लड़कियों के लिए ना वेट ट्रेनिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एस्ट्रोजन डोमिनेंट बॉडी होती है, तो अगर आप देखेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस लड़कियों में फीमेल में ज़्यादा होता है, राइट? प्री मेनोपॉज 40+ में जाके होने लगता है। उसका रीज़न यही होता है कि बोन्स वीक होती हैं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट लिफ्टिंग इज द ओनली प्रूवन वे यू कैन इम्प्रूव बोन डेंसिटी। उसका कोई सर्जरी नहीं होती, कोई इंजेक्शन नहीं होता, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहो, आपकी बोन की डेंसिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो इफ वुमेन वांट्स टू पोस्टपोन ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, और वांट्स कि वो ना हो या एटलीस्ट पोस्टपोन हो,
they should strength train, right? Of course with strength training they will build muscle. तो जो हमने muscle degeneration की starting में बात की, आप उस process को slow down कर रहे हो. Of course you'll be more stronger, you'll be able to handle your day to day work easily. उसके अलावा जब आप strength training करते हैं तो आप कोर को भी वर्कआउट करते हैं, कोर भी एंगेज होती है. तो जब पेल्विक मसल स्ट्रांग होते हैं तो आपके पीरियड क्रैम्प्स और पेन्स कम हो जाते हैं. तो आपका जो एक फेज होता है वो कंपैरेटिवली कंफर्टेबल हो जाता है, कंपैरेटिवली इजी होता है. मैं नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, बट कंपैरेटिवली इजी हो जाता है. कमिंग टू PCOS, PCOD. सी PCOD, PCOS ना 3-4 तरह का होता है. एक होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, मीन्स सिस्ट है यूट्रस के अंदर, जो अल्ट्रासाउंड से फाइंड हो जाती है. कुछ केसेस के अंदर सिस्ट नहीं होती है. PCOS सुन के ना ज़्यादा लोगों को लगता है सिस्ट होगी. नहीं, बट ऐसा नहीं, बिना सिस्ट का भी PCOS होता है. वो होता है एड्रीनल, यानी हार्मोन बैलेंस चेंज हुआ है. DHEAS करके होता है, DHEA-S करके एक एड्रीनल हार्मोन होता है, वो बहुत बढ़ जाता है. उसकी वजह से भी होता है. बट जो मैंने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व करा है, जो कॉमन हो गया 30+ की एज के अंदर लड़कियों को PCOS होना, या कम भी एज में हो रहा है, वो ना इंसुलिन रेजिस्टेंस डोमिनेंट है. मींस आप ये लेके जाओ, उससे भी अल्टीमेटली क्या होता है, बेसिकली इंसुलिन का फंक्शन डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से एंड्रोजन्स यानी मेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है. फेशियल हेयर वगैरह जो आने लग जाते हैं. करेक्ट. तो इंसुलिन इज लाइक एनाबॉलिक. तो उसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये PCOS आता है. इसके मेजर कॉजेज जो हैं वो लाइफस्टाइल में ही आते हैं, तभी इसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं. एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ. ये हमारे नॉर्मल वेट गेन पे भी इम्प्लीमेंट होता है, PCOS पे भी होता है, डायबिटीज पे भी होता है, कोलेस्ट्रॉल पे भी. आप ये लेके चलिए कि आपने खाना खाया, राइट. ज़्यादातर इंडियन फूड में, जैसे हमने डिस्कस किया ब्रेकफास्ट लंच डिनर की मेन्यू को, कार्बोहाइड्रेट था. अब वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो कुछ नहीं है, अंदर जाके एक स्टेप के बाद जो केमिकल फॉर्मूला बनेगा वो टेबल शुगर है. चीनी और कार्बोहाइड्रेट में कोई फर्क नहीं. अंदर जाएगा वो ब्लड शुगर रेज होगी. हमारी बॉडी में ब्रेन को पता है कि ब्लड शुगर 80 से 120 के बीच रहनी चाहिए. जैसे ही वो 120 क्रॉस होगी, ब्रेन को सिग्नल मिलेगा. और ये शुगर नहीं, हर चीज़ पे एप्लीकेबल है. आपके थायराइड हार्मोन पे, हर तरह के हार्मोन्स पे, हर चीज़ पे, हार्ट रेट पे. जैसे ही बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ गया, कॉर्टिसोल रिलीज, कुछ ना कुछ होगा. ब्रेन में सब ऑटोमेशन सेट है, चल रहा है सब कुछ, सब ऑटोमेशन नॉन स्टॉप ऑब्जर्वेशन पे चल रहा है. तो जैसे ही आपने हाई कार्बोहाइड्रेट खाना खाया सुबह, लेट्स से, अब आपने पूरी रात तो खाना नहीं खाया था, ब्लड शुगर बढ़ी, लेट्स से 120 से वो शूट अप होके 200-220 पे चलेगी. तो ये जो एक्सेस 100 हुई, 120 से ऊपर वाली, इसको क्लियर ऑफ करने के लिए ब्रेन सिग्नल देगा पैंक्रियास को कि इंसुलिन रिलीज कर दो. इंसुलिन आएगी, वो इस एक्सेस 100 को लेके जाएगी. वो लेके जाएगी लिवर के पास. लिवर की अपनी एक कैपेसिटी है 300-400 यूनिट्स लेने की. थोड़ा सा पोर्शन ले लेगा. क्यों? क्योंकि पूरी रात खाना नहीं खाया, अभी पिछला स्टॉक ओवरनाइट आपको सरवाइव कराने के लिए मेटाबॉलिज्म ने यूज किया. फिर वो लेके जाएगा बची हुई मसल के पास. मसल के पास भी रात को कुछ ना कुछ एग्जॉस्ट हुआ होगा, सोते हुए मेटाबॉलिज्म में कुछ ना चल रहा है अंदर, 24 घंटे कुछ ना कुछ हो गया एब्जॉर्ब. मान के चलते हैं फर्स्ट मील का आपका सारा एब्जॉर्ब हो गया. फिर आप लंच की बारी आ गई, या हो सकता है बीच में चाय पी ली, 2 बिस्किट खा लिए, फिर शुगर बढ़ गई. फिर खाने की बारी आ गई, खाना खा लिया, दाल रोटी सब्जी चावल, फिर आपने अबंडेंस में कार्बोहाइड्रेट खाए. अब जब ब्लड शुगर बढ़ी और इंसुलिन रिलीज हुई, वो लिवर के पास गया, उसने कहा थैंक यू, मेरे पास जगह नहीं. मसल के पास गया, उसने कहा चल थोड़ा सा और ले लेता हूँ, मैं यूज़ कर रहा था, उठा बैठा चला इधर उधर, मैंने यूज़ कर लिया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया. अब फिर बच गई. बाकी का क्या होगा? बाकी का क्या होगा? फैट में डिपॉजिट होगा, वो फैट बन जाता है. बॉडी को जब कुछ भी नहीं समझ आएगा, वो हर चीज़ को फैट में कन्वर्ट करेगी. आप प्रोटीन भी एक्सेस में खाओगे, फैट में कन्वर्ट कर देगी, प्रोवाइडेड आप क्या अपनी बॉडी को इतना ट्रेनिंग, तभी मैंने कहा ट्रेनिंग इतनी कर रहे हो, उस हिसाब से प्रोटीन 1.2-1.5 की जब बात की मैंने ग्राम्स की, कि ट्रेनिंग लेवल उतना होना चाहिए. तो जब वो कार्बोहाइड्रेट रोटेट हुआ, शुगर रोटेट हुई, और मसल के पास भी लिमिटेड कैपेसिटी थी, तो वो बचा, ब्लड में वापस आया,
ब्रेन को तो पता है नहीं चाहिए, ब्लड के अंदर हार्मफुल है, फैट में कन्वर्ट कर देगा, स्टोर एज अ फैट। यहीं से ओबेसिटी आती है, यहीं से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और यहीं से एक और चीज़ होती है इंसुलिन सेंसिटिविटी, जो हमारी बॉडी में होती है। सेंसिटिविटी मतलब ब्लड शुगर बढ़ी, ब्रेन सेंसिटिव था, उसे सिग्नल दिया कि भैया इंसुलिन रिलीज करो, तो वो इतनी सेंसिटिव है कि वो शुगर को उठा के ले जा पा रही है। जब आप एग्जाम्पल लीजिए, आपने जब फर्स्ट टाइम पी थी से कोई भी अल्कोहल, तो आपने बहुत थोड़ी सी पी होगी और बहुत अच्छा हाई हो जाता है। लेट्स से ज्यादातर लोग एक ग्लास बियर पीते और मजा आ गया, हाई हो गया, धीरे-धीरे कैपेसिटी बढ़ जाती है। थी, कैपेसिटी नहीं थी, या कह लो आपकी बॉडी इतनी सेंसिटिव थी उस चीज को लेके कि वो जल्दी रिएक्शन आ गया। फिर आप धीरे धीरे एक की जगह 2, एक फुल बॉटल, 2 बॉटल, फिर आप पैग, 4 पैग, 5 पैग, 6 पैग, धीरे धीरे आपकी सेंसिटिविटी कम होती जा रही है, रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। सेम हैपन्स विद ह्यूमन बॉडी। जब हम इतना कार्बोहाइड्रेट सुबह दोपहर शाम रात खाए जा रहे हैं, वो साइकिल चले जा रही है, तो जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी है कम हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ब्रेन कहता है इसका तो काम ही है खाना, ये तो रोज ही खरीदा रहा है, रुक ही नहीं रहा, कोई बैलेंस ही नहीं है। भाई रिपीट, हर थोड़ी देर में तो कुछ ना कुछ कर देता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देता है। फिर वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना कम कर देता है, या फिर उसको ये भी कह सकते हैं इंसुलिन प्रोड्यूस होती है बट उसके रिसेप्टर नाम की चीज होती है, वो कहते हैं भैया नमस्ते, अपने बस की नहीं। तो यहाँ से ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, बिकॉज आप रिपीटेडली कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सालों से खाते आ रहे हो और आपकी सेंसिटिविटी कम होती जा रही है। वहाँ से स्टार्ट होती है PCOS की, और वहीं से स्टार्ट होती है डायबिटीज़ की। तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि अगर आपको PCOS है तो और आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। यानी आपको PCOS के साथ साथ धीरे धीरे डायबिटीज़ हो जाएगी, टाइप 2, या वाइस वर्सा, आपको डायबिटीज़ है तो या हो गई बिकॉज ऑफ सेम रीजन, वो धीरे धीरे PCOS में कन्वर्ट हो सकती है। अच्छा, इन केस ऑफ फीमेल। एंड मेल्स के केस में लाइक डायबिटीज़ हो जाएगी, इसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट अगर लोग याद रख लें मैंने कोशिश करी बहुत सिंपल से समझाने में, तो बात वही आ जाएगी थोड़ी देर पहले हमने की थी, 30% प्रोटीन डाल लो अपनी डाइट के अंदर तो कार्ब्स अपने आप कम हो जाएंगे। वो जो प्रोटीन और फैट आप खा रहे हो ना, वो इस कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट होने की स्पीड स्लो कर देता है। अच्छा, हाँ, तो बॉडी की ना डाइजेस्ट करके कंज्यूम करने की भी एक सीक्वेंस है। बॉडी के लिए प्रोटीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जैसे आप प्रोटीन कंज्यूम करते हो प्रायोरिटी उसको दे दो। कार्ब्स को कहेगा जरा रुक जाओ, तो वो थोड़ा थोड़ा बिट्स एंड पीसेज में लेगा, तो वो ना शुगर लेवल शूट अप नहीं होता है। अच्छा, और वो शूट अप नहीं होगा तो आपके चांसेस आर, आप बेसिक एक्सरसाइज मूवमेंट जो कर रहे हो पूरे दिन में और आपके मेटाबॉलिज्म में वो थोड़ी थोड़ी हो जाए। स्टिल फैट जमा हो सकता है, बट इट डिपेंड्स completely on what kind of food you are eating, what is the quantity of the food, क्या आप एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो। तो यहाँ ये कलेक्टिवली एक रोल प्ले करते हैं कि एक्सरसाइज की तो मसल में भी जो पुराना ग्लाइकोजन था या शुगर थी वो निकल गई, फ्रेश की जगह बन रही है, रोज आपके पास स्कोप बन रहा है। तो दैट इज वेयर एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन कम्स इन टू हेल्प रिवर्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, बीट थायराइड, PCOS, हाइपरटेंशन और डायबिटीज टाइप 2। थैंक यू अंकुश भाई, आप आए और बहुत मज़ेदार हम लोगों ने बातें करी। होपफुली व्यूअर्स को समझ में आएगा कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है और हेल्थी रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, जैसा अंकुश भाई ने बताया। और अंकुश भाई का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक्स, आप प्लीज़ उनसे कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए। बहुत सिंपल है हेल्दी रहना। तो अगर एपिसोड पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब और लाइक नहीं भी करोगे लेकिन शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये और लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग हेल्दी रह सकें। और इंडिया में तो वैसे आपको मालूम ही है हेल्थ की कैसी हालत है। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।